ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत हल्का गुड मॉर्निंग है यार अभी। ठीक है, ऑलराइट, होमवर्क डन? एक क्विक रिवीजन लगा लें 2 मिनट का फटाफट से। चलो ऑलराइट, नए जने कौन बैठे हुए हैं आज? कल की क्लास पहुंच गई थी आप तक? कईयों तक तो पहुंच गई थी मेरे ख्याल से। ठीक है बेचारे। विष्णु या तो अंदर शिफ्ट हो जाए भाई, जगह बनाओ। आगे करो थोड़ा सा गर्ल्स, आगे करो। गुड मॉर्निंग। अच्छा, लड़की को देख के गुड मॉर्निंग कर रहा है नलायक। तू बेटा रास्ता रोक के बैठ गई वो दीदी। हाँ यश पीछे निकल जाए उसके बगल में। तेरा दोस्त किधर गया? तेरा दोस्त, तेरा तो कोई दोस्त नहीं था। अच्छा तुम दोनों थे, हंस रहे हो। तुम एक से लगते हो यार। अच्छा वो पक्के दोस्त नहीं। अरे लेट हो गया यार, तू दोस्तों से अलग हो गया। चल जल्दी निकल जा पीछे फटाफट से। इफ्रा बेटा तेरे को तो ना उठना ही पड़ेगा, तू यहीं आ जा अपनी जगह पे, राजगद्दी पे। आप नए हो? क्या नाम है आपका? अच्छा आप नीचे ही बात कर रहे थे, ठीक है। और नहीं तो आप और पीछे निकल जाओ, इतने लंबे हो पीछे वाला बॉस को दिखेगा ही नहीं, बढ़िया रहेगा आओ। ठीक है निकल जाओ, इसके बगल में निकल जाओ, उसके बाद कनिष्का के बगल में। हरिओम सही है, और पीछे निकल जाओ जयेश। क्या नाम है बेटा तेरा? तू कल तो ही ना था ना, तो आज है। तू कल था देखा। हाँ ऑलराइट, रेडी एवरीबॉडी? फटाफट से मुझे बताएंगे कितने सेक्शंस टोटल? जो नहीं बोलेगा भगवान करे उसके 470 नंबर एग्जाम में चले जाएं। सोच लो तो अब क्या करना है सुबह सुबह। कितने सेक्शंस हैं? कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? कितने शेड्यूल्स हैं? क्या ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है? क्या ये जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है? क्या ये बिग्स पर भी एप्लीकेबल है? बिग्स का फुल फॉर्म जी से क्या है? एंड स्पेशल एक्ट कंपनीज। क्या ये एप्लीकेबल है? ये कौन सा सेक्शन है जो सब कहता है? 1। कौन सा सेक्शन है ये सारी बातों का? 1। और कहीं ना कहीं अगर बिग्स में कॉन्फ्लिक्ट आता है आपका मेन कंपनीज एक्ट के संग, तो कौन जीत जाएगा? बिग्स। एवरीबॉडी सॉर्टेड विद दिस। नेक्स्ट सेक्शन 2 किस चीज का है? डेफिनेशंस का। डेफिनेशंस में हमने सबसे पहले कौन सा सेक्शन का था? 2-13 क्या बनाए थे? कितने आइटम? पहला आइटम ऑल सेल्स एंड ऑल परचेजेस। नेक्स्ट all items of cost under section 148 as notified by। ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एवरीबॉडी सॉर्टेड विद दिस। नेक्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के तुरंत बाद हमने क्या बनाया? 240 सेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है। कितने आइटम? कौन कौन से? नोट्स टू अकाउंट्स बना लिया और फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एनी। बढ़िया। मुझे बताना पहला स्टेप क्या है दोनों में? बुक्स की फाइनेंस, बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर क्या बनता है? अगर मैं बात करूं अकाउंटेंट कौन बनाता है? और चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल। अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें एग्जैक्टली क्या बताता है? क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग वगैरह। और फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? एवरीबॉडी सॉर्टेड विद दिस। बढ़िया। मुझे बताइएगा कौन किस पे डिपेंडेंट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे डिपेंडेंट है। ये बात डन हो गई। उसके बाद हमने अगला एक सेक्शन और डाला था, दैट वाज फाइनेंशियल ईयर 241। मुझे बताना 2-13 किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका अगला सेक्शन 241 और 241 में अपन ने क्या बात पढ़ी थी? फाइनेंशियल ईयर इट बिगिंस फ्रॉम डैश टू डैश एंड एवरी कंपनी नाउ फॉलोज इट्स डैश एज डैश। बढ़िया। नाउ थर्ड द पॉइंट वाज ओरिजिनल कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी गॉट हाउ मच टाइम एज व्हाट? ट्रांजिशन पीरियड। ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड का उन्हें टाइम मिला था, फॉलोड बाय दैट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। और ये कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट वर्ड क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज हमें नहीं पता एग्जैक्टली सेक्शन कब से लगा है, सारे सेक्शन एक साथ नहीं लगे। नेक्स्ट इसके बाद अपन ने बात करी थी फॉरेन कंपनीज के लिए। फॉरेन कंपनीज एक्सेप्शन में, ठीक है, किस पे जाएंगी? ट्रिब्यूनल। कनिष्ठा बताएंगी ट्रिब्यूनल का एग्जैक्ट वर्ड क्या है, पूरा फुल फॉर्म? एनसीएलटी और एनसीएलटी। एनसीएलटी का फुल फॉर्म और एनसीएलटी। रिंग की भूल गए देख। ठीक है फिर से बोलेंगे।
अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट मतलब अपील पे जा रहे हैं अपन। सॉर्टेड हो गया 241 हमारे को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कल का होमवर्क करा? होमवर्क चेक कर लें। किसने नहीं करा? जो नहीं आया वो अलग बात है, बट जो आया उसने करा ना सबने? एकदम खुश हो गए भाई, तो कह रहे ये कोई होमवर्क था मैम, आप ऐसे 100 क्वेश्चन दे देती। चेक करते चले। पहला क्वेश्चन 2 मई 21 था, 22। एवरीबॉडी टुगेदर विद दिस, ठीक है। एक ही पॉइंट के बाद डिस्कस कर लेते हैं फिर से, ठीक है। अगर आपकी नई कंपनी है और इनकॉर्पोरेट हुई है ऑन और बिफोर, you are going to close your first accounting year on 31st March of the same financial year. And what if you have gone to the last quarter, January, February, March of the next financial year? Everybody okay with this? किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, स्टार्ट करें फिर डिस्कस करना। ऑलराइट, पहला है 2 मई 21, 31 मार्च 22, नेक्स्ट 1 दिसंबर 20, ठीक है, कोई गलत तो नहीं में नहीं है, ठीक है। थर्ड 31 मार्च 20, किसी ने 20 में तो क्लोज नहीं कर दिया? सबने सही है? भूमि सही है, ठीक है। नेक्स्ट 5 सितंबर 19, 20 सॉर्टेड। नेक्स्ट 31 दिसंबर 20, 21 बिकॉज 20-21 ही चल रहा है। वैभव ठीक है बेटे, ठीक है। नेक्स्ट 15 जुलाई 21, ठीक है, आ जाए। देन 1 जनवरी 21, बेटा निकालो, मुझे लग रहा है अभी और जने आएंगे। सुन, दिया तू तो निकल जा बेटा, पीछे इसके बगल में इफरा के है ना। नमन तू भी आ जा बेटा, और तू एक बार उठ जा बेटा अपनी सीट लेके, इन लोगों को निकल जाने दे। जयेश उसको सीट को छोड़ दे बेटा। नमन पीछे निकल जा बेटा। आप हो बेटा? अनिकेत, एक अनिकेत और है, आप भी अनिकेत हो। अक्षत, आप बगल में निकल सकते हो, क्या नाम है? दिया, और शिफ्ट हो जाओ, उसके बगल में निकल जाओ। नालायक हो, लेट क्यों आते हो? क्लास डिस्टर्ब क्यों करते हो? कह रही है कोई लेट है, मेरे लिए लेट है। कल से कुंडी लगा दूंगी, खटखटाते रहना। हाँ ठीक है। दो दिन ने तो मुझे एब्सेंट ही दिख रहे हैं क्लास वाले, शांतनु नहीं दिख रहा है मेरे को। और हाँ, तुम सुपर एक्साइटेड हो, तुम सब अपनी कॉपियां उसके बैग में डाल के लाए हो? अच्छा। नेक्स्ट 1 जनवरी 21 हो गया, 31 मार्च 22, फिर हो गया 31 मार्च 22। अगले साल जाएगा, गड़बड़ तो नहीं हुई है? ठीक है। 1 मार्च 19, मैंने अलग अलग साल इसलिए दे दिए ताकि आएंगे नहीं इतने पुराने साल एग्जाम में, बट यू नो जस्ट टू टेस्ट कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। गलती तो नहीं हुई आप लोगों से? ठीक है। नेक्स्ट 6 दिसंबर 19, 1 सितंबर 18, अगला पक्का गलत होगा। 1 अक्टूबर 11, मोए मेरे बच्चों आपको कैसे पता होगा? ये तो 2013 से पहले का है ना। ये तो जानबूझ के एक तो स्टार क्वेश्चन दिया था मैंने, कितनों से गलती हो गई, एकदम नशेबाजों की तरह करे जा रहे 2012। हाँ, कितने लोग ने समझ लिया? नाइस नाइस। अरे भाई साहब, और देख संकल्प को बताया नहीं, अगले आदमी का दिल टूट गया देख। ठीक है, 3 जनों के लिए तालियां हो जाए, दानशीर, तनीषा और विख्यात। इन 3 बच्चों ने सही किया। तुमने आंसर यहाँ देख कर नहीं लिया? ठीक है। इट विल बी, हमें नहीं पता ना यार, 2013 से पहले का हमें क्या पता। राइट, दिस एक्ट केम फ्रॉम 2013 एंड ऑनवर्ड्स, so how will you know before that? ठीक है, ठीक है। इट वाज जस्ट अ ट्रिकी क्वेश्चन, राइट? ऑलराइट, एक क्वेश्चन अब लिखें। एंड वेलकम टू सीए इंटर क्लासेस। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एंड उनकी, ठीक है? सबने आज कॉपी बना लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। वेरी नाइस। ये बेटा व्हाइट पे तो क्यों कर रहा है? नहीं मेरा कर लेगा। ओके, एबीसी लिमिटेड, ओ भैया ओ, ये तो पंचायत चल रही है तो कौन वाली इधर हां, एबीसी लिमिटेड वाज incorporated on ABC Limited was incorporated on 1st December
The BOD of the company is confused. The BOD of the company is confused. When should it close itself over? When should it close itself over? Please guys, अभी आंसर खत्म नहीं, क्वेश्चन खत्म नहीं है, प्लीज गाइस इसको अगली लाइन लिखिएगा. Will your answer differ? इसका अगला वाला पार्ट लिखिएगा. What will be your answer? If it was a foreign company, what will be your answer if it was a foreign company? ठीक है, वेटेज सुनिएगा. इट्स 6 मार्क्स. ठीक है, और प्रैक्टिस हम करना अभी स्टार्ट कर रहे हैं आज से ही. सो ईटी में आज आपको दे रही हूँ 8 मिनट्स का. दैट इज एक्सपेक्टेड टाइम 8 मिनट्स. आप टाइम देख लो, इस घड़ी के हिसाब से देख लो वाली, और अपने अपने लेवल पे इस आंसर को करना स्टार्ट करिए. लेट्स सी यू पीपल आफ्टर 8 मिनट्स व्हाट आर यू गोइंग टू राइट. व्हाट डू यू थिंक विल बी द परफेक्ट आंसर. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. जिसने कल पढ़ा नहीं है उसको शायद हल्का दिक्कत आएगा, वो बगल वालों से हेल्प ले लें. क्या नाम है बेटा? अक्षत, आप हेल्प लो. और कौन आया नया? प्रशस्ति, आप देख लो थोड़ा सा, है ना. मैंने आप लोगों को क्लास इसलिए कल भेज दी थी सो दैट यू आर कोपिंग अप विद द थिंग्स. सो यू विल डू इट टुडे, डोंट वरी अबाउट इट. इतना कुछ माल ही नहीं करा हमने. ऑलराइट, आर वी डन एवरीबॉडी? ठीक है, लेट्स डिस्कस दी आंसर. आप लोगों ने क्या किया है, ठीक है. एंड मैं आपको बता दूं, आई एम टेकिंग अ पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न. आप अगर इससे कुछ डेविएट करते हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई एम टारगेटिंग 5.5 मार्क्स राइट फॉर द एग्जाम आउट ऑफ 6. सो यू डिसाइड आपको क्या करना है. ठीक, ऑलराइट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द आंसर विथ द फैक्ट्स ऑफ द केस. ठीक है, एंड ये हम कहाँ से उठाने वाले हैं? क्वेश्चन में से. बिल्कुल ठीक बात है. इसमें आप कतई दिमाग लगाएंगे नहीं और टाइम वेस्ट करेंगे नहीं. राइट, सो हमने सबसे पहले बात करी कि एबीसी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 दिसंबर. सो ऑलमोस्ट एवरीबडी जिसने फाउंडेशन में कुछ ऐसी चीजें सीखी हुई हैं उनको पैटर्न बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. 1 December 23. Now the second part is the BOD of the company is confused regarding closing of the first accounting year. करेक्ट है. इसके अलावा जो कंक्लूजन में पार्ट्स पूछे हैं वो हमें इसमें फैक्ट्स में बताने की जरूरत नहीं है. फॉलोड बाय दैट वी डू नॉट हैव एनी लैंडमार्क केस स्टडी एंड ऑल्सो वी डू नॉट हैव लैंडमार्क केस स्टडीज इन इंटर. हम पे है नहीं है सच, मुश्किल से एक आध आएंगी. सो वी आर नॉट गोइंग टू कवर दोज. सेकेंड पार्ट गोज विद द प्रोविजंस. एंड मैं आपको सेक्शंस क्यों याद करा रही हूँ, ताकि आप इतना इंप्रेशन छोड़ सको एग्जामिनर पे कि यार आपको सेक्शंस तो आते ही आते हैं. योर ओपनिंग लाइन शुड हैव बीन एज पर सेक्शन 241. कितने लोगों ने सेक्शन मेंशन करा है? गलत सवाल. कितनों ने नहीं मेंशन करा है ना. इसको मेंशन करेंगे एज पर सेक्शन 241 ऑफ कंपनीज एक्ट 2000
30। और अब आपका मैं ओपनिंग सेंटेंस सुनना चाहती हूँ, आपने क्या लिखा है, जरा हाथ रेज करेंगे। हाँ जी कृष्ण। According to section 241 of the Companies Act 2013, a company shall follow its accounting year as the financial that is 1st April to 31st March. ठीक है, और कोई बैठ जाना जो इसको करना चाहे। हाँ नमन। If a company is incorporated on if a company is incorporated on or before 31st December, ये आपने ओपनिंग लाइन फर्स्ट लाइन डाली है? नहीं मैम, उससे पहले वो वाली डाली है ना। हाँ मैं ही फर्स्ट वाली जानना चाह रही हूँ। आपने फर्स्ट लाइन आपकी सब लोगों की क्या है? हाँ बेटा बता। According to the provision of Companies Act 2013, section 2 clause 41, if a company is incorporated in the first 3 quarter of the financial year, ये डायरेक्ट ओपनिंग लाइन है? नहीं, opening line was according to the provision of company. नहीं नहीं, मतलब वही अकॉर्डिंग से स्टार्ट किया ना आपने, गलत है। हाँ जी रिंकी। ठीक है। That should have been the opening line. Please understand. सुनना सुनना, ये 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। So your provisions will carry a lot of marks and therefore you cannot directly jump to new company concept. जिन्होंने कहा फर्स्ट 3 क्वार्टर्स, एक और बात, कल मैंने आपको बताया था फर्स्ट 3 क्वार्टर्स मैं बोल रही थी, लाइन क्या लिखी हुई है, ऑन और बिफोर 31st दिसंबर। तो जब आप मुझसे पूछते हो ना, कई बच्चा मुझसे ये पूछता है मैम स्टडी का लैंग्वेज याद करना है क्या? सिर्फ मेरे शब्दों को सुन लो, आपको स्टडी का लैंग्वेज याद हो जाएगा। एकदम उनको कैजुअल वाले में मत लेके जाओ। समझने की बात अलग है, लिखने की बात अलग है, और लिखना भी मैंने आसान कर दिया है। योर ओपनिंग लाइन शुड हैव बीन फाइनेंशियल ईयर बिगेन्स फ्रॉम। सब लोग सही कर लेंगे आंसर को, बिगेन्स फ्रॉम 1st April and ends on 31st March। ठीक है, कल कितों को लगा था? हाँ जी बेटा, ऑफ द नेक्स्ट ईयर कर देते हैं। ऑफ नेक्स्ट ईयर, चल ठीक है कर लेते हैं। ऑफ द फॉलोइंग ईयर कर देती हूँ। मैं आपको एक और चीज बता दूं, कल जब आप लोगों ने होमवर्क किया और वो आखिरी वाला क्वेश्चन के हिसाब से अलावा अगर छोड़ दो तो कितों के वो 11 सही थे, करेक्ट राइट? अब मुझे एक बात बताना, कितनी जनता कट गई वो 12वें वाले क्वेश्चन में? नेक्स्ट, अब आज जैसे ही मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, आप में से कितने लोगों को लगा था हमारा आंसर तो बिल्कुल सही है, हमने कल वाली बात बिल्कुल समझ के लिखी है, जबकि घर पे ज्यादा पढ़ा भी नहीं? हाँ चल, होमवर्क कंप्लीट किया था, करेक्ट है, यही लगा था अपने को। कितों का सही आंसर परफेक्टली बैठ रहा है? नहीं, लिखने का स्टाइल पूछ रही हूँ, लिखने का स्टाइल, लिखने का ही स्टाइल पूछ रही हूँ। आप समझ गए मेरी बात को? तो आप देखो कितनी जनता इसमें हटती चली गई, छटती चली गई। सो इस डिफरेंस को हमें क्रिएट करना है। आपको बेसिक सबको समझ में आएगा। हाउ आर यू गोइंग टू स्कोर अबव 70? ठीक है, फाउंडेशन में जो हुआ सो हुआ तुम्हारे अटेम्प्ट में, इंटर में तो नहीं करना, राइट? सो मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग ऑन दिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट। ठीक है, ऑलराइट नेक्स्ट। क्या लिखा था? अलग लिखा था, तो इसको इस पैटर्न पे ले आए। मैं बताऊं कैसे? मैं लिखा था according to section 241 and the company will be closed first accounting year which is 31st March 2024। फिर मैंने लिखा था the section 24 say that if company close or on before 31st December it will close it first। ओ आपने बहुत स्मार्टली डायरेक्टली आंसर लिख दिया था। अभी आ रही हूँ आंसर, तो क्या तो पत्ते मैंने खोले ही नहीं है, सीधे आंसर तो है ना मुंह पे फेंकना एग्जामिनर के। या हाँ अकॉर्डिंग में कर सकती हो, मतलब दैट्स योर विश। हाँ अरे दैट इज नो प्रॉब्लम भाई। मेरा टारगेट तो यार, अरे भाई तू तो बहुत सीरियस हो गया। मेरा टारगेट ये है, अगला आदमी एकदम इमोशनल होगा, कह रहे मैम आपने जो कह दी हमें अब वही बात माननी है। देख भाई, मेरा टारगेट था आपको ये याद कराना, दिस I wanted you to write this as the opening thing, not just आप लोग अभी तक पीके प्रोविजन लिख रहे थे फाउंडेशन में, मतलब कि एज पर रेलेवेंट प्रोविजन, अभी सेक्शन लिखेंगे, ये बात बोल रही थी मैं बस। ठीक है, हाँ कहाँ गए हम? एवरी कंपनी फॉलोज इट्स अकाउंटिंग ईयर। कितनों ने शॉर्ट गोली मार दी है, छोटा छोटा लिख के कह रहे हैं अभी लिख लिया, एग्जाम में तो पूरा लिख के आएंगे। तुम ना एग्जाम में पूरा लिखोगे, हाँ, और फिर पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। बोलो ये सही है? थर्ड बात, अगर देखो अब सुनना, अब लॉजिकल सुनना। वो सवाल का आंसर करती हूँ जो बच्चे कहते हैं मैम कितने प्रोविजन लिख रहे हैं।
है ना। इसमें एग्जिस्टिंग कंपनी के बारे में क्यों बताओगे? क्या इन्होंने पूछा है? कंक्लूजन के किसी भी पार्ट में आ रहा है? नहीं। अपन इसमें सीधे किस पे बताएं? फॉरेन कंपनी और न्यू कंपनी, यही प्रोविजन आएंगे। देखो ये दोनों इसलिए लिखना जरूरी था बिकॉज फाइनेंशियल ईयर समझाया नहीं तो क्या किया, राइट, कि ये मैंडेटरी है करना। अब आप इसमें बताते फॉरेन कंपनी वाली बात कितनों ने लिखी? गुड। कितने लिखना भूल गए? फॉरेन कंपनी वाली बात लिखना भूल गए? कैसे भूल गए दोनों जने? ठीक है, ये लिखना है अपने को, ठीक है। नहीं नहीं, अरे यार एक तो मैं क्या पागल नजर आ रही हूँ जब ऐसा करूँ। दूसरा ये फॉरेन कंपनी का वो नहीं, डेफिनेशन नहीं, फॉरेन कंपनी के लिए एग्जेम्पशन है। वो वाली बात तो इसी में लिखी हुई है ना 241 में। फॉरेन कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड टू फॉलो। कितनों ने 242 का भी रेफरेंस डाल दिया इसमें? जरूरत नहीं थी, ठीक है। ओवर स्मार्टनेस में एकदम हो जाएगा। फॉरेन कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड टू फॉलो फाइनेंशियल ईयर एंड दे कैन फॉलो एनी अदर ईयर विद द परमिशन ऑफ। ऑलमोस्ट ऐसी मिलती जुलती लाइन कितनों ने लिखी है, ठीक है। जो नए लोग आए हैं, मैं आपसे एक बात सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको मेरे प्रोविजंस देख के समझ में आया है मैंने सिर्फ लॉ लिखा है, मैंने अभी तक कंक्लूजन्स की बातें नहीं करी है। और लास्ट पॉइंट आपका आता ऑब्वियसली फॉर न्यू कंपनीज। अब यहां पे लैंग्वेज फर्स्ट क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, आधा क्वार्टर, पी लिया क्वार्टर, कितनों ने लिख लिया है? ठीक है, हाँ नहीं क्वार्टर छोड़ेंगे सर, ठीक है। क्या लिखने वाले? फॉर द न्यू कंपनीज इफ इनकॉर्पोरेटेड। कितनों ने अप्रैल से दिसंबर लिख दिया है एक्स्ट्रा समझाने के लिए? अरे बता रहे एक्स्ट्रा तो नहीं समझाया, ठीक है। इफ इनकॉर्पोरेटेड ऑन ए पॉइंट। आप देखो मैंने 2 पॉइंट्स अलग अलग बनाए हैं, ठीक है। ऑन और बिफोर 31st December the first accounting year shall be closed on, या आपने लिखा होगा the company shall close its, वो that's okay, shall be closed on 31st March of current या same, आप कुछ भी लिख सकते हो, same financial year। और B पॉइंट आ जाएगा if incorporated after 31st December, it's the first AY shall close on 31st March of next financial year। I think ये सबका सही होगा। कितने लोग यही पॉइंट लिखना भूल गए जल्दबाजी में? कोई ऐसा तो नहीं है ना भाई, ठीक है। ऑलराइट, नाउ कम्स द कंक्लूजन। कीपिंग, जो लोग बिल्कुल नए हैं वो तो जरूर से इसे कॉपी कर लें। कीपिंग अबव प्रोविजंस इन माइंड इन द गिवन केस या इन द अबव केस, मेरे बच्चों, डू यू रियलाइज देयर विल बी 3 कंक्लूजंस? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दैट? कितने लोगों से भूल चूक हो गई? ऑलराइट, फर्स्ट पार्ट ABC लिमिटेड, क्योंकि क्वेश्चन ABC लिमिटेड पे था, will close its first AY on कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 1 दिसंबर 20, तो ये बंद होगी ऑन 31 मार्च 2024। कितनों का आंसर ठीक है? गुड। सेकंड क्वेश्चन में कई लोग फंसे होंगे। आंसर विल रिमेन, दैट इज 31st March 24। कितने लोग फंस गए? कुछ जनता तो कटी होगी इसमें, ठीक है। कब इनकॉर्पोरेट हुई है यार? ये 1 जनवरी 23, तो 23 हुई तो ये अगले साल 24 में तो बंद होगी, ठीक है। कितनों ने आंसर ऐसा कर दिया? भूमि गलती हो गई है ना, आपकी शक्ल पे दिखा है।
ठीक है, नहीं नहीं तुझ पे नहीं, इस पे हुई है, भूमि अग्रवाल पे है ना, गड़बड़ हो गई। और किससे गलती हुई है? हाँ वो ओके, हाँ वो ओके, डेट 31/5/24 होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड, फॉरेन कंपनी है, इट विल आस्क ट्रिब्यूनल। ये 3 पार्ट्स में आंसर आता। कितों ने इसके मैचिंग आंसर लिखा है? ये प्रोविजंस चारों, सेक्शन, कंक्लूजन 3 और फैक्ट्स कुछ लिखे हैं एक आध अपने मन से यूं ही, ठीक है। नंबर ले लीजिए, फैक्ट्स का आधा इंप्रेस करने के लिए, 2 नंबर प्रोविजंस, 3 के आसपास ये। तो अब इसमें कहीं कहीं नंबर कट सकते हैं जरा बहुत, आधे पॉइंट लैंग्वेज के, बट अदरवाइज तो आंसर यही इस टाइप का ही रहेगा 6 नंबर में। चेक कर लें कितने मिल रहे हैं। और जस्टिफाइड, ये नहीं कि एक्स्ट्रा दे रहे हैं अपने आपको क्योंकि आप इतने अच्छे हो कि हम इतने अच्छे भले लोग हैं। हाँ प्रोविजन में नंबर कट जाएंगे फिर, हाँ उसके हिसाब से आधा नंबर काट देना। हाँ बहुत बड़े कंक्लूजन हो गए, ये टाइम वेस्ट कराएगा आपका बेटा। सबसे ज्यादा टाइम इन सारे पार्ट्स में किस में इन्वेस्ट करना है? कंक्लूजन में सबसे कम टाइम इन्वेस्ट करेंगे, सिर्फ फाइनल आंसर उस पर हाईलाइट करेंगे, बाकी कुछ नहीं बेटे। सही कर लो सब लोग, जिनका जो छूटा है 2 मिनट ले लो। हाँ जी दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके। कंक्लूजन, आपने पीयूष चीज देखी? हमने सबसे अपने पत्ते कब खोले? सबसे लास्ट में। फटाफट कर लेंगे बेटा, झटपट। मोस्टली लोग तो सॉर्टेड है इस चीज के साथ, एक आध जनों को जिनको दिक्कत थी वो लोग कर लें प्लीज, है ना। कितनों को 5 मिल गए? सभी को मिल गए होंगे। एज यू पीपल गॉट इन फाउंडेशन राइट, आई नो आई नो। कितनों को 5.5 मिल गए? 6 नहीं दिलाए? कह रहे मैम वी आर वेरी डाउन टू अर्थ। 4.5, ठीक है। 4 से कम तो किसी के होंगे नहीं, मुझे लगता नहीं, ठीक है। ऑलराइट, डन विद दिस बेटा। जिनको देखना हो ये क्लास के बाद में फिर से लगा दूंगी, देख लेना आप लोग, ठीक है। एवरीबॉडी ओके विद दिस? चलो आगे बढ़ रहे हैं। विख्यात भाई क्या कर रहे हो? फोन चला रहे हो? ओके चलो आज कुछ नया करें हम। आंसर राइटिंग भी मैंने आपको एक प्रैक्टिस इसलिए करा दी है ताकि कल से अब आप आंसर सॉर्ट कर सको। ऑल राइट, मैं आज 2 डेफिनेशन एक साथ उठा रही हूं एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं उठा रही हूं की मैनेजियल पर्सोनल। ये वर्ड सुना हुआ है KMP? हमने कभी सुना है? किसी ने सुना है, किसी ने नहीं सुना है, ठीक है। अच्छा मैंने बताया था कभी, ठीक है। ऑलराइट, मुझे बताना घर वाले आजकल तो थोड़ा महंगा लिफाफा देने लगे हैं शादियों में। पहले कितने का लिफाफा दिया करते थे? 100, 10, हमेशा एक एक्स्ट्रा जाता है, 11, 101, 151। थोड़े और अमीर हो गए थे तो कितना देने लगे थे? 251। हाँ नहीं नहीं नहीं, अरे आप छोड़ो यार ये सारी बातें। अभी हुई हमारे घर में शादी, हमने खोले, फिर उसके बाद बैठ के लिफाफे, 2 लिफाफे निकले। ब्लैंक होता तब भी आदमी खुश था, 500 भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगले आदमी का प्यार है। 2 लिफाफों में 10-10 निकला है और इंसान ने नाम भी नहीं लिखा है। अब दूल्हा दुल्हन बैठ के सोच रहे हैं, मैंने तो बता दी, मैंने कहा दुल्हन और दूल्हे सुनो, तुम्हारे यहाँ से आए हैं 2 लिफाफे 10-10 के और नाम नहीं लिखे हैं। तो अब अगले इंसान दिमाग लगा रहे हैं, कह रहे हैं हमें लग रहा है उस दिन वाले फंक्शन में वो जो आंटी आई थी, दूल्हे ने तो वो भी खुलवा लिया, क्या कहते हैं, फोटोग्राफ। कह रहे फोटोग्राफ दिखाना दीदी। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे उन लोगों को ढूंढना है जिन्होंने 10-10 दिए। और 10-10 भी ये नहीं कि अगला आदमी, और मेरी माता जी कितनी मासूम, कह रही हैं पैसे गिर गए होंगे इसमें से। पहले तो ये बताओ क्या गिरा और क्या रहा, ये 10 कैसे रहा, मैं ये जानना चाहती हूँ। 2 लिफाफों में और अगले आदमी ने नाम भी नहीं लिखा है, कुछ सोच के नहीं लिखा होगा ना उसने नाम। कह रहे हैं खेलते रहेंगे, 10-10 किसने दिए, ठीक है। इतना गंदा नोट, मैं तो कह रही हूँ सिक्का ही दे देता अगला आदमी। ऐसे चिरबराया हुआ सा नोट है वो,
और तुम्हें क्या लगता है उसका लिफाफा बड़ा खूबसूरत होगा? वो भी डेड। मैं मजाक नहीं कर रही, हमने उसको संभाल के रख लिया, हमने उसको ड्राइंग रूम में सहेज लिया है, हमने कहा ये तोहफा है बहन तुम्हारी शादी का, इसको रख लो। तो उस जमाने के लिफाफों की बात चल रही है भाई साहब। एक टाइम था जब 251 का लिफाफा बढ़िया चलता था, और हम तो 251 का ही लिफाफा देंगे किसकी शादी में? केएमपी की शादी में। की मैनेजरियल पर्सोनल, की का मतलब क्या हुआ? चाबी नहीं है यार, तो मुझे पता है तुम ऐसी कुछ बातें कर दोगे, जो ऑफिस के सारे ताले खोले वो की मैनेजरियल पर्सोनल, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं। कितने के लिफाफे में बैठे हैं वो लोग? 251, ठीक है। तो 251 में हो गया अपना सेक्शन 2। जरा पढ़े लिखो की तरह बताना मुझे, सेक्शन 2 क्लॉज 51, ठीक है। और केएमपी में आएंगे 5+1, बताना कितने लोग हुए टोटल? तुमने कहा 6, तो इसलिए कह दे रही हूं मैं 6, ठीक है। रेडी एवरीबॉडी? पहला आदमी जो है केएमपी में वो है सीईओ, और जिसने लिखा शॉर्टकट वो खाएगा मुझसे एक करारा चटा। फुल फॉर्म लिखेंगे, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे हम और साथ में क्या कहते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट बंदा आया CFO, दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। कैन यू टेल मी व्हाई? सीईओ तो हमें समझ में आता है, इज द हेड ऑफ ऑल हेड्स, राइट? व्हाई CFO इज अ पार्ट ऑफ अ KMP? भाई धंधा है, पैसा है, तो ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल ऑफिसर होगा चीफ, वो इंपॉर्टेंट आदमी है, राइट? सो दूसरा सी आया। पहला सी कौन हुआ? दूसरा कौन आया? तीसरा CS। और मैं आपको बता दूं, आपका नाम नहीं है। अगर आप सोच रहे थे कि आप KMP का हिस्सा होगे, तो नहीं है, 3 सी ही है, याद रखना। अच्छा, कई बच्चों को मैं ये टेस्ट में दूंगी, और वो क्या लिखेंगे? वो क्या झटपट C³ में जो आ जाए, CEO, CFO, CS, चंकी पांडे, CA, जो याद आता है, CMA, CW। कह रहे हैं मैम फिर CMA और CWA में क्या डिफरेंस है? वो आते होंगे ना इसमें। अरे नहीं आते हैं यार, सिर्फ तीसरा कैटेगरी का पर्सन कौन है? CS। कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? व्हाई आर यू नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? व्हाई आर यू नॉट अ पार्ट ऑफ KMP? आप मेन बॉडी का पार्ट नहीं हो, आपका बॉडी नहीं है। नहीं सही कह रहे हैं, मजाक कर रही हूँ। हाँ, कंपनी के मेन बॉडी का पार्ट नहीं है, एग्जैक्टली, प्रोफेशनल है। मैं आपको एक बात बताऊं, CS इज अ पार्ट ऑफ इनसाइड द कंपनी। यू एज अ CA इज एन आउटसाइडर। आप इंडिपेंडेंट हैं और आप कंपनी का क्या करने आ रहे हैं? ऑडिट। सो यू आर नॉट पार्ट ऑफ द KMP, यू आर गोइंग टू एनालाइज व्हाट द KMP हैज डन। सो आप बहुत बड़े आदमी हो, ठीक है। सो यू आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम, राइट? सो 3 C हो गए, CEO, CFO, CS। एवरीबॉडी ओके विद दिस? चौथे कैटेगरी में चले, सिंपल है, दैट इज होल टाइम डायरेक्टर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, होल टाइम, पार्ट टाइम। पार्ट टाइम जो ऑब्वियसली कम टाइम देता है, होल टाइम जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है किसी कंपनी को लेके। सो चौथी कैटेगरी हो गई। 4 कैटेगरी कौन कौन सी हो गई? नेक्स्ट कैटेगरी, एनी पर्सन हु इज वर्किंग 1 रैंक बिलो द BOD, और यही एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो मैंने ब्लू बॉक्स में लिखी हुई है। एनी पर्सन हु इज वर्किंग 1 रैंक बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, और मुझे इंटर लेवल पे आपको ये समझाना पड़ेगा, राइट? एक बार बताना, किसी कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर्स आप जानते हो कितने हो सकते हैं? 15। रिलायंस जैसी कंपनी है जो नेशनल है, अब इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। हाउ विल 15, और लेट्स से डायरेक्टर्स बढ़ा भी दिए, 20 कर दिए, विल बी एबल टू मैनेज सच बिग कंपनीज? नो, नॉट पॉसिबल। What do these BODs do? They make certain committees below them, and they are called as audit committee, जो ऑडिटर को ढूंढ के लाएगी, ऑडिटर से काम कराएगी, ऑडिटर को कहेगी भैया ऐसा कर ले, उसकी सैलरी डिसाइड करेगी। नेक्स्ट, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। फिर से रिपीट कर रही हूं, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन। ये क्या करेगी? ये हायर करेगी लोगों को और उनका क्या डिसाइड करेगी? सैलरी। अगला एग्जांपल सुनना, CSR कमिटी। CSR वर्ड शायद आपने सुना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे रिलेटेड सारे काम ये कमेटी संभालेगी। सो बेसिकली ये BOD के जस्ट 1 रैंक बिलो काम करती है। 1 रैंक बिलो का मतलब हुआ इन्हें अपॉइंट किसने किया? इनको कहीं ना कहीं रिपोर्ट जो करना है ये भी किसको करेंगे? इनको काम किससे मिलेगा? तो एक बात बताना, अगर BOD इतनी पावर डेलीगेट करे दे रही है, इतना इंपॉर्टेंस दे रही है, तो ये लोग भी क्या माने जाने चाहिए? KMP।
ये भी क्या माने जाने चाहिए, केएमपी। तो बीओडी आया, हमने कहा बीओडी तो बॉस है, मेन वाले डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओ, और इनके नीचे जो काम कर रहे हैं जस्ट 1 रैंक बिलो। 1 रैंक बिलो का मतलब है ये डायरेक्ट बीओडी से कनेक्शन में है, उन्हीं से ऑर्डर लेते हैं, उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। हमने कहा भाई तुम भी किसका हिस्सा माने जाओगे, केएमपी का। कंफर्टेबल है 1 रैंक बिलो। ए ये समझाना मत, नीचे ऑरेंज पेन वाला समझाना मत, ये मैंने आपको क्या दिए हुए हैं, एग्जाम्पल। और लास्ट, एनी अदर ऑफिसर एज प्रिस्क्राइब, इसका मतलब मैंने बगल में लिख दिया है। और एक मस्त बात बता दूं, अभी कोई ऑफिसर प्रिस्क्राइब नहीं है। सो कायदे से आपके 6 पॉइंट्स में 5 ही एप्लीकेबल है। कौन कौन से, होल टाइम डायरेक्टर एंड। एग्जाम में चीटिंग करना कितना आसान, सी क्यूब, ठीक है, सी क्यूब डन, होल टाइम डायरेक्टर तो समझ में आता ही है। और लास्ट बिलो द बीओडी, लास्ट वाला पॉइंट क्या है, लिखना तो है, एनी अदर ऑफिसर, वो अभी प्रिस्क्राइब नहीं है, ठीक है। तो 6 आइटम हो गए, किसमें, केएमपी में। ये डेफिनेशन आती है मैम एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन चल के आते हैं। मैं आपको जो अगले 2-3 दिन पढ़ा रही हूँ ना, बेसिकली कल से जो मैंने स्टार्ट किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, या फिर जैसे मैंने कभी फाइनेंशियल ईयर का एक एग्जाम्पल करा के दिखाया वैसा क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में से पिछले अटेम्प्ट में कुछ नहीं आया है, दैट इज एन इंडिकेशन कि अगले 2 अटेम्प्ट्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। 5 नंबर का तो ये चैप्टर है ही है, एक क्वेश्चन आप मान के चलो आएगा, प्लस एक क्वेश्चन आप एमसीक्यू के हिसाब से लगा के चल लो। सो देयरफॉर वी आर डूइंग दिस। एक और बात मैं आपको बताऊं, आप लोगों को देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है, वो आप लोग में से कई लोग जो मुझसे पढ़े हुए हैं, यू नो मी, बट राइट नाउ यू आर इन द ट्रांजिशन फेज, दैट इज सीए इंटरमीडिएट में आए हो, चीजें बदल रही हैं, सब लोग आपके आसपास राय दे रहे हैं, तो आप बहुत बर्डन्ड फील कर रहे हो। तो इस टाइम पे इस क्लास का जो वाइब है ना, वो एकदम ओवरलोडेड हो रखा है स्ट्रेस से, ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत टेंशन लग रहा है। 2, जो लोग नए हैं वो तो बेचारे वैसे ही अकोमोडेट होने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं यार ये औरत मजाक कर रही है, सीरियस है, कैसे एडजस्ट करना है, समझ नहीं आती है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, कभी गुस्सा भी कर देती है, कभी हमारी बेइज्जती कर देती है। माइंड करें इसकी बेइज्जती नहीं करें, और बाकी दिमाग में इतनी चीजें चले। सो यू आर फीलिंग दैट काइंड ऑफ थिंग। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आई एम सेइंग दिस इन दिस मोमेंट बिकॉज I am feeling that kind of stress. When you are in my class, forget everything. Get into the topic. ऐसे पढ़ के जाओ टॉपिक कि भाई कोई तुमसे पूछे ना कि 3 दिन डेमो लिया, अच्छा चलो तुमने कंटिन्यू नहीं किया, कोई बात नहीं, कुछ सीखा था क्या, तो आपको एटलीस्ट ये पता हो कि आपने कम से कम फर्स्ट चैप्टर में से आधे से ज्यादा टॉपिक्स 3 दिन की क्लास में सीख लिया था। कुछ लेके जाओ। जब यहाँ आए हो ना तो छोड़ो यार अकाउंट्स में क्या होगा, कहाँ से कोचिंग लेंगे, कितने पैसों में हो रहा है, भगवान बैठा है यार, देखेगा कुछ ना कुछ करेगा। जब यहाँ 2 घंटे उठ के आए हो ना, आंखें खोल के सुबह सुबह, पूरी क्लास के लिए गारंटी कर सकती हूँ नहा के तो आया होगा एक आध जना, क्योंकि जब मैं नहीं नहाई हूँ, और मैं खुद का अपना अपॉइंटमेंट लेके रखती हूँ कि आज 1 बजे नहाया जाएगा, तो तुम्हारे पे तो मुझे आंख बंद करके विश्वास है कई लोग तो सुबह सुबह ब्रश करना ही भूल गए होंगे। मम्मी ने कहा ब्रश करते चला जा भाई, कह रहे ओ सॉरी। कुछ लोग बिना निकले कह रहे अरे हाय, आज मुंह बंद करके बैठेंगे, ठीक है। कुछ लोग पहन के आ गए पूरी रजाई कंबल सी, क्लास में बैठे, कह रहे यार अजीब सा तो लग रहा है, पर क्लास में उतारेंगे तो कितना बुरा लगेगा, ठीक है। और ये मैम इतना बच्चों वाले टॉपिक क्यों पढ़ा रही है भाई साहब, ये एग्जाम में स्ट्रेट क्वेश्चन आता है। और मैं ये मान के चल रही हूँ, हो सकता है फाउंडेशन में आप ऊंच नीच करके आए हो, मैं इंटर में अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी आपके पास सारे सब्जेक्ट्स नए हैं। एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो ऐसा बना के चलो, अरे यार वो तो आसान है, वो तो आता है अपने को, उसका प्रेशर नहीं है, तो 6 में से 1 प्रेशर तो मुझ पर डाल दो। तो तुमने हर चीज का इतना टेंशन क्यों ले रखा है? दुखी बैठे हैं। वो दिन लड़की पहले दिन भी दुखी बैठी थी आइशना, क्योंकि उसे मैथ्स नहीं आती थी, आज भी दुखी है, मुझे नहीं पता क्यों, परमानेंट दुखी बैठी है। हाँ, काय को यार इतना टेंशन में, काय को, खुश रहो, एंजॉय करो, जो कर रहे हैं साथ में इसके रहो। सुन तो रहे हो तुम, पर तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रहा है कईयों के, क्योंकि तुम यहाँ हो नहीं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आ जाओ, ठीक है। ऑलराइट, केएमपी में कितने का लिफाफा बना दे? 6 लोग बताना, पहले 3 सी। नेक्स्ट, होल टाइम डायरेक्टर। कोई कह दे पार्ट टाइम डायरेक्टर भी केएमपी का हिस्सा है तो मना कर देना। 5वां, एनी पर्सन हु इज 1 रैंक बिलो द बीओडी, एंड लास्ट एनी अदर ऑफिसर एज सॉर्टेड है अपने को। क्या आप ये पहले बनाना चाहते हो फिर अगली डेफिनेशन?
किधर? मैनेजिंग डायरेक्टर। सॉरी। मेक श्योर दैट आप नंबरिंग भी कर देंगे, आपको ध्यान रहेगा 51 इज 5 + 1 6। डन? सही है। अगली डेफिनेशन पे बढ़ूं, उससे पहले एक लाइन का जवाब दे दो। विद ग्रेट पार्ट्स कम great responsibilities, right? Why have we identified the KMP? Can somebody tell me? Responsibilities डालने के लिए। और मैं आपको अगला ही डेफिनेशन कराने जा रही हूँ 251 के बाद। 51 इज द ओपनिंग डिकेड, उसका लास्ट नंबर 260 एंड दैट इज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ये वर्ड इतना रिपीट होगा, और अगर आपने फाउंडेशन की बुक अच्छे से पढ़ी थी तो ये वर्ड आया भी था। सेक्शन 8 कंपनी की पेनल्टी की तरफ आया था, कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे पेनल्टीज लगेंगी, राइट? ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ? ये डेफिनेशन खतरनाक इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, ये एग्जाम में नॉर्मली कभी चल के नहीं आती थी। एक अटेम्प्ट में पूरा एक न्यूमेरिकल बना के दे दिया इन्होंने कि ये लोग हैं जिन्होंने गलती करी है, अब बताओ कौन कौन लायबल होगा एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिसर इन डिफॉल्ट। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली उन्होंने, पूरी की पूरी इलैबोरेट करवा के। और बच्चा कह रहा ये डेफिनेशन कहां से कर ले हम? कौन से चैप्टर में से पूछ ली उन्होंने? चैप्टर 1। और मैं आपको बताऊं, फाउंडेशन में कितने चैप्टर थे आपके लॉ में? 5 चैप्टर्स मिक्स करके क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते थे। कंपनी लॉ पूरा कितने का है? 70 क्वेश्चंस इधर से उधर के चैप्टर के आएंगे। दे विल मिक्स क्वेश्चंस एंड दे विल आस्क यू। तो मैंने आज आपको, हाँ जी, एक क्वेश्चन में मैंने आपको कल से लेके आज तक जो कराया ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ईयर, ये दोबारा आएगा। जनरल मीटिंग में आएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक चैप्टर है अकाउंट्स करके, उसमें आएगा, ऑडिट में आएगा। सो आप तैयार रहिएगा इस टाइप के मिक्स क्वेश्चंस के लिए अब इंटर में, और हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो ये मत सोचना हम ऐसे लुलपुल डेफिनेशन कर रहे हैं। बात बात पे आएगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तो आपने कहा मैम ऑफिसर इन डिफॉल्ट वो बंदा हुआ जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी और उसने वो पूरी नहीं करी। और इसकी डेफिनेशन इतनी निहायत ही बकवास डेफिनेशन है ना, आप देखना। ठहरो, आपका पहले ये 2 पॉइंट पढ़ के सब दिमाग खराब हो जाएगा। आप कह रहे नीचे लोग हैं क्या? ये जब केएमपी लिखा था, ठीक है, मैं आपको बताऊं, कुछ कंपनीज में केएमपी होते ही नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, तो उन्होंने ऐसी चीज लिख दी। पर अभी भी ये तसल्ली नहीं हुई, तुम्हें तो याद करना है। पहला हुआ होल टाइम, दूसरा निकला केएमपी। अभी ठहरना। कह रहे ला टोटल 7 पॉइंट है, उनमें से 3 तो इन्होंने यही बना दिए, आपको भी याद हो गए। केएमपी की डेफिनेशन खोल दो, केएमपी की डेफिनेशन में से क्या क्या निकाल लो। पहले निकाल लो केएमपी, फिर निकाल लो होल टाइम डायरेक्टर, फिर निकाल लो। 3 पॉइंट याद हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन देयर इज नो केएमपी, अगर केएमपी टोटली पूरी तरीके से ही नहीं है, तो ऑल द डायरेक्टर्स जिन्होंने भी प्रॉपर कंसेंट दी है, रिटन कंसेंट दी है, हम लायबल है।
हम होना चाहते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। हमने कहा ठीक है, हमने कहा एक काम करो लिखित में दे दो। कह रहे हम तो ओरली कहते हैं, हमारी बात ठीक है ना, झूमे जो पठान दे दे जो जवान। हमने कहा आ जाओ पठान, बैठ जाओ शैतान, रिटर्न में दे दो भाई साहब, हम आपके ऊपर लायबिलिटी डाल देंगे। अगर आपने कंसेंट कैसी दे दी है, रिटर्न, तो आप ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ जाओगे। पर ये वाली बात हम कब कर रहे हैं, जब केएमपी, और अगर केएमपी है तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर कौन लायबल है। अब सवाल ये है, आपकी कंपनी में आ गए सब, आप कंपनी में सीईओ, आपसे एडवाइस लेने आए हैं, कह रहे हैं हमारे यहाँ कंपनी में ये केएमपी बैठे हुए हैं 3-4 लोग, ये कंसेंट नहीं दे रहे हैं रिटर्न, आप मुझे बताना क्या एडवाइस दोगे, सोच के बताओ। इनकी रिटर्न कंसेंट नहीं नहीं न न न न न न केएमपी है, वो केएमपी है, वो केएमपी है, वो वैसे ही डायरेक्टली लायबल है आपसे। अब वो कह रहे हैं हमारी कंपनी में तो कोई केएमपी नहीं है, ये 4 डायरेक्टर मुस्टंडे बैठे हैं, इनसे क्या करवा लूं, रिटन कंसेंट ले लेंगे। यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, व्हाट आर वी सेइंग। अगर केएमपी है तो केएमपी डायरेक्टली लायबल है, और अगर केएमपी नहीं है तो जो लोग रिटन में देंगे बीओडी वो लायबल है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस? एवरीबडी ओके विद दिस? 4 पॉइंट्स डन। कौन कौन से? फर्स्ट if there is no KMP, the directors who have given the consent in writing. ठीक है, everybody okay with this? Next, ये कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। आप आदि के आदि हो, ठीक है, ये पॉइंट हम कर चुके हैं कई लोग प्रमोटर वाली डेफिनेशन में। करेक्ट है, करेक्ट है। मेरी बात सुनो, जिनको नहीं आता है सुनना। आदि वर्ड का हिंदी में मतलब क्या होता है? एडिक्टेड। आप आदी हो किसी चीज के, बोलते नहीं हमें आदत पड़ी हुई है उस चीज की, राइट। सो बेसिकली ये डेफिनेशन आती है आपके प्रमोटर में से निकल के। प्रमोटर इज सेक्शन 2 क्लॉज 9 एंड प्रमोटर की डेफिनेशन में आता है द बीओडी इज accustomed to act as per the advice, directions, instructions of somebody. एक बात समझना, हमने 4 कैटेगरी में जो बिगनिंग वाले थे उसमें बीओडी को और केएमपी को लायबल कर दिया। साथ में क्या अगर प्रमोटर एडवाइस देता है और वो गलत एडवाइस दे तो क्या वो लायबल नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताओ, क्या वो लायबल नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सो ये एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन वाली बात प्रमोटर की है। कितने लोग नहीं जानते हैं? कितने लोग नहीं जानते हैं प्रमोटर की डेफिनेशन? ठीक है, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। प्रमोटर आदमी डायरेक्टर्स को क्या देता है? डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन। और क्या बीओडी को उनकी सुननी पड़ती है? अगर वो एडवाइस, डायरेक्शन ही गलत देंगे तो क्या उनके ऊपर भी लायबिलिटी आ जानी चाहिए? यस, ये बात चल रही है। सो जो आप आदि हो, आदि लेने के लिए क्या आदि लेने के लिए? एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन। बाकी सब लोग ओके है ना इस बात से? किसी को दिक्कत तो नहीं है? पक्का? 5 पॉइंट डन। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये देखना कितनी बड़ी बात करती है। कुछ केसेस में एवरी बीओडी हु न्यू अबाउट द एक्ट, आप गलत का हिस्सा नहीं थे और आपको पता था, आपने एक्शन भी नहीं लिया रोकने के लिए। एग्जाम्पल कर ले, हमने एक प्रोस्पेक्टस बनाया, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने एक प्रोस्पेक्टस बनाया, कोई सेक्शन बता सकता है प्रोस्पेक्टस का? हम्म 269 is promoter PROM, 271 is public company PUB, PROS किस में जाएगा? 270 is prospectus। ठीक है, छोड़ो। प्रोस्पेक्टस में हमारे पास लेट्स से तुषार भाई साहब हैं जो कंपनी में प्रमोटर हैं, ठीक है। हमारे पास अनिकेत हैं, अनिकेत सर, ये एक डायरेक्टर है जो फ्रॉड कर रहे हैं, इन्हें पता है ये फ्रॉड कर रहे हैं। एक हमारे पास मान्य डायरेक्टर है जो लॉस्ट है, जिनको नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है। अब सुनना, हमने प्रोस्पेक्टस में कैसे फ्रॉड किया है और है या नहीं है मुझे ये बताना।
मैंने कहा हम हर साल पिछले 5 सालों से डिविडेंड 10% पे बांट रहे हैं एंड बस इतना लिख के छोड़ दिया। एक्चुअल में हमारे सीए ने एडवाइस दिया था, एक काम करो डिविडेंड बांट दो आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल जो पैसा है इक्विटी, उसमें से डिविडेंड देते रहो, प्रॉफिट्स में से देने का किसी ने कोई कह नहीं गया। और ये बात प्रोस्पेक्टस में बताना मत। मेरा आपसे पहला सवाल टेक्निकल, बातें टेक्निकल है और आप बाकी दुनिया सीए हो। मुझे सोच के बताना क्या ये एडवाइस सही है सीए की? क्यों? आप कैपिटल तो टच हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग डिविडेंड? टू शो प्रॉफिट्स। डूड व्हाट आर यू डूइंग? यू आर टेकिंग आउट द कैपिटल। और आपने ये बात किस में नहीं बताई? ठीक है। अब जब प्रोस्पेक्टस में साइनिंग की बात आई तो तुषार ने साइन कर दिया, अनिकेत तो फ्रॉड में हिस्सा था ही, अनिकेत ने भी कर दिया। मान्या को इस बारे में जब बताया गया, मान्या को पता तो चल गया, मान्या ने साइन नहीं किया। पर मान्या ने किसी को रोका भी नहीं और ना आउटसाइड अथॉरिटी को किसी को बताया। कह रही है मरेंगे ये, मुझे क्या, ठीक है ना। इसने कहा अनिकेत तू गलत कर रहा है। अनिकेत ने कहा तू भी साइन कर दे। मैं नहीं करूँगा। कह रहे चल तू किसी को बताइए। मैं नहीं बताऊंगी। अब बाद में ये प्रोस्पेक्टस बाहर निकला, फ्रॉड पता चला। मुझे आप सोच के बताइएगा सब लोग, who all will be liable? All will be liable. All will be liable. Why? Every BOD who knew about the और अगर ये जो भाई साहब है, ये तो स्मार्ट होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। इन्होंने एडवाइस तो दे दी, यश भाई साहब थे ये, इन्होंने एडवाइस दी, इन्होंने कहा रखो ये एडवाइस। सबने कहा साइन करोगे क्या प्रोस्पेक्टस में? क्या मेरे साइन की क्या जरूरत है, मैं तो आउटसाइडर हूँ। कह रहे हैं पर आपने एडवाइस दिया, इस बारे में हम लिख दें। कह रहे हैं ये सब बातें कोई लिखने की तो ही ना है, आप अपने लेवल पे देखो जो देखना है। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट। इन्होंने कहीं पर भी नाम आने नहीं दिया। मुझे बताइएगा ये लायबल होंगे या नहीं होंगे? ये लायबल, ठीक है। कौन पकड़ में आ गया? आप देखो, पाप देखो, मान्या जो बेचारी ने एडवाइस दी भी नहीं थी, वो तो डायरेक्टर की कैटेगरी में आ गई। एवरी बीओडी हू न्यू अबाउट इट। और जो सीए वाला बंदा था, हम आगे करेंगे एक्सपर्ट, वो बाहर हो जाएगा नॉर्मली। गॉट इट? तो एवरी बीओडी हू न्यू अबाउट द एक्ट, ये इसका जेन्युइन एग्जांपल है प्रोस्पेक्टस का। मैं आगे के चैप्टर में कराऊंगी, दैट इज चैप्टर नंबर 3। एक एग्जांपल और दे दूं पक्का? डू यू अंडरस्टैंड, कहाँ लिखूं ये एग्जांपल बने। डू यू अंडरस्टैंड, कंपनी एक कागज फाइल करती है हर साल विच इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न। डू यू अंडरस्टैंड दिस? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने कल किया। व्हाट इज एनुअल रिटर्न बेटा? समरी, समरी, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। आप ये फाइल करना भूल गए, कंपनी ने नहीं करा, किस किस की लायबिलिटी आएगी आपको लगता है? 2 डायरेक्टर्स की तो लायबिलिटी थी कि तुम्हें फाइल करना है, बाकी सबको पता था वो दोनों कर नहीं रहे हैं, किस किस की लायबिलिटी आएगी? सबकी। तुम्हें पता है अगर ये फाइलिंग ना करो आप लगातार 2 साल तक, तो डायरेक्टर्स के दिन विन तक ब्लॉक होने लगते हैं, सारे डायरेक्टर्स के, क्योंकि आप पाप का हिस्सा बन गए हैं। सो एवरी बीओडी हु न्यू अबाउट द, जिस जिसको भी पता है। क्लियर है अपने को? सॉर्टेड। 6 पॉइंट डन। आखिरी पे चलूं। ये आए 7वें में बाहर के लोग, दीज आर आउटसाइडर, और इन सबको भी हम लायबल ठहरा सकते हैं। ट्रांसफर एजेंट, नाम से समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रांसफर एजेंट क्या कर रहा है? ट्रांसफर। किसे? मुझे? किसे? किसे? हाँ नमन भाई, होश में हो कि आंखें छुपा के बैठ समर के पीछे सो रहे हो? कह रहे इसके पीछे, मोटकल्ले के पीछे तो बच जाऊंगा, तो किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, कि प्यार में छुपा दूंगा मैं उसको। हाँ क्या बता? ट्रांसफर एजेंट कौन? गुड, काइंड ऑफ ब्रोकर्स। मैंने लिखा हुआ भी है ब्रोकर्स। ट्रांसफर एजेंट जो शेयर सर्टिफिकेट्स वगैरह ट्रांसफर करने में मदद करता है। रजिस्ट्रार, कितने लोगों को लग रहा है जी आरओसी है? जल्दी से हाथ खड़ा करो, आरओसी वाले लोग हाथ खड़ा करें। क्या मन में ख्याल तो यही आया था, पर वो नहीं लगता इसमें आएगा। अबे नहीं यार, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट आर ऑफ काइंड ऑफ सेम कैटेगरी पीपल।
इसमें सेबी में डिफरेंसेस है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ये सब मीडिएटर है, इन सबको बोलूं बिचकोले हैं, ये बिचौलिए मीडिएटर्स हैं, ठीक है। ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर कौन? मर्चेंट बैंक जो फाइनेंस करती है फंड्स वगैरह में शेयर। अरे यार तुम सेपरेट बैंक अकाउंट नहीं खोल रहे हो हर बात पे। शेयर कैपिटल आया सेपरेट बैंक अकाउंट खोलेगा, डिविडेंड बटेगा सेपरेट बैंक अकाउंट खोलेगा, बाय बैक करना है सेपरेट बैंक अकाउंट, नया इशू सेपरेट बैंक अकाउंट, बोनस सेपरेट बैंक अकाउंट। जो ये सेपरेट बैंक वाले घूम रहे हैं, पीएनबी, कैनरा, फटैया, ये सब मर्चेंट बैंकर है। कह रहे ओ माय गॉड सच हाई-फाई नेम फॉर दीज पीपल। मर्चेंट बैंकर। आप कहो नौकरी कहाँ कर रहे हो? बैंक में, ठीक है। गॉट इट। सेबी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होते हैं ये एक्चुअली, ठीक है। सो वी हैव ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंकर्स, ब्रोकर्स, इनकी भी लायबिलिटी आएगी। तो अब समझना, अगर शेयर ट्रांसफर में गड़बड़ है गई तो ये तो पकड़ में आएंगे ही, साथ में इनको जिन्होंने हायर किया था बीओडी वो ही पकड़ में आएगी। और मान लो अगर उनका भी बाप बैठा हुआ है प्रमोटर, तो ये पूरी एनिमल चल रही है। दादाजी बलबीर सिंह और वो क्या नाम है, रणविजय। हाँ इनको यार देखो, देयर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स हियर। वन इज फ्रॉड, राइट। फ्रॉड में तो नॉर्मली वही लोग आइडेंटिफाई करे जाते हैं जिन्होंने एक्चुअल में किया है, ठीक है, या फिर डायरेक्टर्स वगैरह के केस में हु न्यू अबाउट द फ्रॉड, जैसे फॉर एग्जांपल मानने वाला एग्जांपल हुआ। टू, अगर कोई लोग ऑथराइज्ड हिम टू डू सम काइंड ऑफ ड्यूटी एंड लेट्स से दे डू नॉट डू इट, राइट, दे डू नॉट परफॉर्म इट विद इन द टाइम, लेट्स से 15 दिन में पैसा रिफंड होना था, नहीं किया बैंकर्स ने, बैंकर्स की गलती है उस केस में, तो उस केस में जो भी पर्सन ऑथराइज थे इस काम को करने के लिए सिर्फ वही, फिर बाकी लोगों का इसमें कुछ भी काम नहीं है। सो वी विल हैव टू डू दैट सेक्शन वाइज। ऑफिसर इन डिफॉल्ट का रेफरेंस हर टॉपिक में आएगा और आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फ्रॉड में जा रहे हैं, फ्रॉड जाएंगे तो सेक्शन 447 लगेगा, रिमेंबर, और अगर नहीं तो पर सेक्शन वाइज आपकी पेनल्टीज एंड वो सब चलता रहता है। सो वी विल आइडेंटिफाई दैट अगर आपने जेन्युइनली मिस्टेक करी है, डिले किया है, तो मॉनिटरी पेनल्टी में बात खत्म हो जाती है। आपने फ्रॉड वगैरह की कैटेगरी में काम किया है तो पेनल्टी भी लगेगी और जेल भी होगा। सो दैट विल कम इवेंचुअली विद सेक्शन। आप ये मान के चलो दिया आउट ऑफ 148 सेक्शंस, कम से कम 50 से 60 सेक्शंस में हमारे पास इस बंदे का ऑफिसर इन डिफॉल्ट का रेफरेंस आएगा। सो यू विल नो दैट इंडिविजुअली पर सेक्शन वाइज कि फ्रॉड है या एरर हुआ है इनसे और पेनल्टी भी किस टाइप की है। द लोअर द मिस्टेक इज द लोअर विल बी द पेनल्टी ऑब्वियसली। यस यस, पर मैं आपको एक बात बताऊं, ये डेफिनेशन करके ना, सुनना मेरी बात सुनना, आपका काम खत्म हो गया। पूछो कैसे, पूछो। आपको इस बात में नहीं घुसना हर सेक्शन में कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन है। आप तो ये लाइन लिख के छोड़ दोगे जैसे लॉ में लिखा हुआ है that the officer in default shall be liable for this penalty, minimum 50,000, maximum 5 लाख, minimum 1 साल जेल, maximum 3 साल जेल। Now that is none of your concern that who was the person in that particular company। हमने बजा के कंपनी में बस ये पूछना, एक बात बताओ किससे गलती हुई है, कौन था इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो अपने आप छांट के ला देंगे सामने, ये लोग थे जिनका लाइबिलिटी था। आपने कहा ये रही पेनल्टी, कह रहे हैं कैसे पता चला, बिकॉज लिखा हुआ है एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू पर सेक्शन वाइज कौन लोग होंगे, मैं तो बस ये लिख के बात कर दूंगी जो भी इस सेक्शन में ऑफिसर होगा जो लायबल है, उसकी गलती है तो उसका ये पनिशमेंट है। यू अंडरस्टूड व्हाट डिड आई टीच यू? आई एम नॉट गोइंग टू टीच व्हाट विल बी द ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ये कौन डिसाइड करेगी? कंपनी। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? जो गलती करेगा उसकी ये सजा है, खत्म बात। और हमने ऑफिसर इन डिफॉल्ट अपने सारे कैटेगरी के छांट लिए हैं और इन्हीं में से आएंगे कोई ना कोई। तो टोटल मेन 7 कैटेगरीज है। कौन कौन सी? पहली बता रहे, 3 तो निकालो केएमपी से। पहली केएमपी, दूसरी ऑल टाइम डायरेक्टर, तीसरी फिर से पहले 3 को हटा के रख दो, ठीक है। चौथा आया, हमने कहा अगर आपके यहाँ केएमपी नहीं है, याद करना आसान है, याद करना आसान है। 3 केएमपी की कैटेगरी को अलग करो, चौथा कह दो लो केएमपी है ही नहीं, तो एवरी डायरेक्टर हु गेव द कंसेंट इन राइटिंग। बढ़िया। नेक्स्ट, उसके बाद हमने बात करी प्रमोटर, और प्रमोटर को हमने क्या बोल देंगे? एडीआई बोलोगे तो ऐसा लग रहा है कोई बीमारी है गई है, HIV। एडीआई नहीं है, ये आदि। आप आदि के आदि हो। आदि का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, अगले 2 पॉइंट्स।
सारे बीओडी कुछ केसेस में जिनको भी इस बारे में पता था, आप गलत कर नहीं रहे हो पर आप गलत के बारे में जानते हो। और लास्ट सॉर्टेड है, सॉर्टेड है, मैं लिखवाती हूँ मैं, ठीक है। 7 पॉइंट डन। केएमपी में हुए 6, ऑफिसर इन डिफॉल्ट में हो गए मेनली 7। हाँ दिया, बोल बेटा, पूछ ले मन में जो सवाल है। यार एक्चुअली मैं आपको बताऊं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स आर काइंड ऑफ सेम कैटेगरी पीपल, ठीक है। इसमें ना सेबी में नंबर के बेसिस पे हम कितने लोगों को शेयर इशू कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये दोनों जने अपॉइंट होते हैं। स्पेसिफिक नंबर है, शायद 1000 या 5000 का नंबर है। ये कम वाले नंबर के लिए है, अगर कम लोगों को हम इशू कर रहे हैं, ये ज़्यादा वाले लोगों के लिए। सो बेसिकली एक ही बिरादरी के लोग हैं और ये शेयर सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू ट्रांसफ़र करवाने में मदद करते हैं। सो जब कंपनी ने जैसे सपोज करो आईपीओ निकाला, एफपीओ निकाला, तो उसमें हम कहते नहीं है सर्टिफिकेट दे देंगे हम लोगों को 60 डेज में। वो काम करवाएगा कौन? क्या बीओडी खुद जाएगी हाथों से देने के लिए? बीओडी किसे हायर करेगी? इन एजेंट्स को, और उनके थ्रू हम कहीं ना कहीं वो देंगे उन लोगों को, ठीक है, क्लियर। और ये सब लोग जो हमने 7वीं कैटेगरी करी है, ये किस में रजिस्टर्ड होते हैं? अंडर सेबी, अंडर सेबी रजिस्टर्ड है ये लोग। और बताएं, अगर प्रमोटर को पता था वो लायबल होगा? प्रमोटर भी लायबल होगा, बिकॉज पर्सन हु वाज द पर्सन हु वाज गिविंग ऑलरेडी एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, जिसकी कौन सुन रहे थे? बीओडी। तो आप कैसे बच जाओगे? डायरेक्टर ने गलत किया और उन्होंने किसी तरीके से प्रूफ कर दिया, हमारा मालिक तो जे उसने कही थी। इफ देयर इज समथिंग बिग फ्रॉड, एंड ऑफ थिंग, क्लियर। हाँ, बनाना स्टार्ट करो आप लोग आराम से। सॉरी, किस पॉइंट पे बेटा? 5th पे आ गए, आधे वाले पे लिखिएगा। द पर्सन फिफ्थ वाले पे आई नहीं हो। द पर्सन अकॉर्डिंग टू whom the BOD is, according to whom the BOD is accustomed to act, according to whom the BOD is accustomed to act as per the advice, directions and instructions. सॉरी, प्रमोटर के अलावा और कोई नहीं उसका इस कैटेगरी? नॉर्मली प्रमोटर ही होते हैं यार, ठीक है। प्रमोटर ग्रुप, प्रमोटर की फैमिली,
इट कैन बी, फॉर एग्जाम्पल जब फैमिली बिजनेसेस चल रहे हैं तब। अब लिख लो, आप कंप्लीट कर लो। मैं ना आपको वो क्वेश्चन भी कराती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। चलो कोई बात नहीं, सुनो सुनो सुनो, वी आर गोइंग टू डू इट टुमारो, ठीक है? आई थिंक द बुक विल कम एंड देन आई विल गिव इट टू यू पीपल। उन्होंने वो पेपर्स हटा दिए बट मेरी बुक में है वो पेपर, सो आई गिव यू द, आई शो यू द क्वेश्चन टुमारो। इज इट ओके विद अस? ऑलराइट, एक क्विक रिवीजन कर ले हम लोग फटाफट से। क्या दो हमने डेफिनेशन करी, केएमपी का सेक्शन 231 और आपका ऑफिसर इन डिफॉल्ट का सेक्शन 260। केएमपी में 6 लोग कौन कौन से आते हैं मेन? and any other officer as prescribed। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट में मेन 7 लोग कौन कौन से आते हैं? केएमपी के 3 होल टाइम हेड पर, ठीक है? ये 3 करो। इफ देयर इज नो केएमपी, चौथा एवरी पर्सन हु इज गिवन द लाइसेंस, ठीक है? नेक्स्ट, कैन वी यूज बेटर आदि एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, हाँ, एवरी बीओडी हु न्यू अबाउट द एक्ट। और आखिरी, ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार, ब्रोकर, बेसिकली दे आर ऑल मीडिएटर, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कंपनी डायरेक्टली। एवरीबडी ओके विद दिस? ऑलराइट, मैं अब एक डेफिनेशन पे बढ़ रही हूँ और मेरी बात सुन लो। मुझे वादा करो, कर दो वादा है, कुछ भी मांग सकती हूँ, हाँ कुछ भी मांग सकती हूँ, सोच लो। सुनो, आप लोग टैक्स में भी डेफिनेशन पढ़ोगे रिलेटिव की, ठीक है? कई लोग शायद पढ़ चुके होंगे, कई लोगों को ही पढ़ना बाकी है, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड रिलेटिव, रिलेटिव रिश्तेदार। कह रहे अरे यार, कह रहे ये डेफिनेशन में भी घुस गए। टैक्स की डेफिनेशन में अलग आएंगे, लॉ की डेफिनेशन में अलग आएंगे। लॉ के हिसाब से कुछ लोग ही रिश्तेदार हैं, टैक्स के हिसाब से भारी जनता रिश्तेदार है। मेरे हिसाब से कोई नहीं है, ठीक है? तो आपको लॉ, अगर आपने टैक्स के टीचर को कह दी कि वो लॉ वाली मैम तो जे कह रही थी, वो वहीं पे फ्लाइंग चप्पल आपको फेंका के लैपटॉप में से मारेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, वहाँ डेफिनेशन अलग है, हमारी डेफिनेशन अलग है। इज इट ओके विद अस? ठीक है? हमारे रिलेटेड आते हैं सेक्शन 277 में। 77 कह रहे हैं मैम हाई लेवल हिंदी, ठीक है? यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे। कह रहे जे कौन सा गाना, तुम्हारे जमाने से करीना कपूर चली गई है ना, हमारे जमाने में आती थी तो हम ऐसे कहते थे 77 है, तो खुश रहते थे हम। एक आध हिंदी के शब्द सीखे थे, उसमें से ये 77 था, ठीक है? सो रिलेटिव कम्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 77, 277। जैसे अब रिश्तेदार घर में देखे, जैसे आज जाओ आप, ठीक है? घर वालों को एकदम 277 कर देना, ठीक है ना? यहाँ से पहुंचो, देखो यार, जब तक उन्हें आपके पागलपने के बारे में महसूस ना हो तब तक सब बेकार है। कह रहे हैं मैम घर वालों में कौन कौन आ जाता है? 10 लोग गिनूंगी, सिर्फ 10। तुम गिनना शुरू करोगे मेरे साथ? बेसिक लोग गिन लो, चलो बेसिक, तुम जो बोलो चलो गिने। मम्मी डन, पापा डन, ठीक है? मम्मी पापा डन, लो माता जी, फादर, ठीक है? नेक्स्ट, ब्रदर सिस्टर डन, ब्रदर सिस्टर डन, ब्रदर सिस्टर डन, ठीक है? अंकल आंट। एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, एक सेकंड,
एक सेकंड, जो दीदी ने बोला एकदम स्टाइल से अंकल एंड आंट, मैं जिन लोगों के संग रहती हूँ वो बोलते हैं आंटी, एकदम सैडनेस, ठीक है। हाँ, ये अंकल और आंट कौन चल रहे हैं? यही बोला था मैंने, अंकल आंट हमारे यहाँ कवर नहीं होंगे। हम लॉ वाले लोग बहुत छोटे लोगों को कवर करते हैं, अपने क्लोज वालों को रखो। जो अंकल आंटी लोगों को कवर करने की जरूरत है वो टैक्स पे कवर होंगे, ठीक है। भाई बहन, माता जी, पिताजी, दादा दादी भी हमारा हिस्सा नहीं है। कह रहे ओ मैन, आज घर में जाके अगर हम ये बात कर दे, कह रहे प्रॉपर्टी से बांटे वाले 4 लोग हो गए, ठीक है। ऊपर मैंने बनाया है मदर फादर, बराबर में आ गए आपके भाई बहन, ठीक है। आपको लेवल समझ में आ रहा होगा। अगला बताओ कौन होना चाहिए? दादा दादी है ही नहीं, फ्रेंड, फियांसे, नहीं जस्टिफाइड है। जिस माहौल में हम वैलेंटाइन के खड़े हैं, अगले आदमी ने पूरे इज्जत दी। अच्छा, पहले वाली क्लास है तो फिर भी ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में अटक जाते थे, अगले इंसान ने तो कैटेगरी अलग चुनी। फियांसे, नॉन से, नो, हाँ, बेटा बेटी कहां से आए? स्पाउस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। कई लोग पूछते हैं स्पाउस कौन? स्पाउस कौन? स्पाउस इज इफ हस्बैंड देन वाइफ, वाइफ देन हस्बैंड, राइट? सॉर्टेड है। नेक्स्ट, अब आए 2 जने, सन और डॉटर। और अब देखना बड़ी अजीबोगरीब बात, मुझसे इस बारे में बहस मत करना। सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ विल बी ऑल्सो कवर्ड। son-in-law and daughter-in-law will also be considered as the relative. तो टोटल लोग हमारे दादा दादी नहीं है, बहू और दामाद को इंक्लूड कर लिया, तो इन्हीं में बात कर लें कौन कौन कवर हो गए? माँ, आप, भाई बहन, पार्टनर, स्पाउस, ठीक है, पति पत्नी जो भी, ठीक है, बेटा बेटी, बहू, दामाद। कितने हो गए? मैं तो 10 कह रही थी। हम खुद, मैं खुद से प्यार जताऊं, हम कटरीना है। हाँ, 10वां कौन? सृष्टि बेटा, तू जो सुबह खा के आई है या जो भी, हाँ, लीगल हायर। अगला आदमी कह रहा है लीगल हायर। तो ये जो स्पाउस और सन और डॉटर घूम रहे हैं, ये कौन है? अब सुन लो, अब सुन लो, मुझे एक बात बताना। अरे यार, चुप हो जाओ, ठीक है। सुने सुने सुने, मेरी बात सुन लो। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। व्हाई डू यू थिंक, क्योंकि आज हमने क्यों नहीं करा है, व्हाई डू यू थिंक आई एम इवन टीचिंग दिस टॉपिक? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आई टुक फर्स्ट KMP और मैं बहुत लॉजिकल पढ़ा रही हूँ, आप उस डॉट्स को भी कनेक्ट कर नहीं पा रहे हो। जब आखिरी टॉपिक कराऊंगी इस टॉपिक का, तब आपको समझ में आएगा। वी हैव 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वी डिड KMP, सेकेंड वी आर डूइंग रिलेटिव, एंड थर्ड वी विल ऑल्सो बी डूइंग अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। 10वां इंसान मैं आपको बताती हूँ, एंड 10वां इंसान आपका है, अगर आपका है HUF, ठीक है। इफ UF कहाँ गए डायग्राम से, ये रहे। आपके चाचा, ताऊ, बुआ सब रिश्तेदार माने जाएंगे। अगर आपके घर में एक HUF है, दैट मीन्स यू हैव अ कॉमन बिजनेस एंड यू हैव अ जॉइंट फैमिली। बट इफ नॉट, then you only have 9 relatives. And now I'll even tell you the explanation, the logic. Normally लोग इस definition को भगा के ले जाते हैं। मैं आपको एक concept के basis पे समझा रही हूँ, सुनिएगा। आप as a CA बात करो मुझसे, ठीक है। आप auditor हो, आप outsider हो, and you are going to figure out the fraud, ठीक है। मुझे एक बात बताना, जो इंसान वहाँ पे झाड़ू लगाता है वो फ्रॉड करने वाला इंसान होगा? आपको लगता है वो बड़ा लेवल का फ्रॉड करेगा? या आप बड़े बड़े स्कैम सुन चुके हो? Who is going to do the fraud? मेन लोग। कैन आई से KMP? कैन आई से KMP? वो लोग होंगे। और मुझे बताना KMPs के संग नॉर्मली कौन लोग हो सकता है इन्वॉल्व, जिनके थ्रू आप ट्रांजैक्शंस करो? रिलेटिव। इन KMP को अकेले नहीं धरा जाएगा, इनको साथ में किसको, इनको कवर किया जाएगा? इनके रिश्तेदार को। आई एम नॉट सेइंग दे विल बी लायबल,
आई एम सेइंग दे कैन बी लायबल। रामालिंगम ब्रदर्स दोनों भाई पकड़ में आते हैं। हर्षद मेहता स्कैम में 2018-19 तक उसकी वाइफ एंड उनके किड्स वगैरह ने काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टी उनके नाम पे थी उनके थ्रू बेच के टैक्सेस पे करें। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो पढ़ लीजिएगा इकोनॉमिक टाइम्स। ही डाइड इन 2000-2001 and they were still paying all of these things. The family was held liable. In certain cases it does happen. So therefore as per law कौन कौन रिश्तेदार की कैटेगरी में आएगा ये समझना जरूरी है। ये तो बेसिक लोग हो गए 9 लोग। अब 10वीं जो कैटेगरी आई आपको मैं बिल्कुल एग्जाम्पल के संग समझा रही हूँ। आप में से कितने लोग जॉइंट फैमिली के संग रहते हैं? अफ्यू किसके संग रहते हो आप? ताऊ जी, चाचा जी, ठीक है, इन लोगों के संग रहते हो। कितने लोग नहीं रहते? जस्ट योर बेसिक पीपल, राइट, ठीक है। मेरा आप सबसे सवाल है दूसरी कैटेगरी वाले लोगों से, आप में से कितने लोग जब कोचिंग ज्वाइन कर रहे थे तो अपने ताऊ जी से पूछ रहे थे, चाचा जी से पूछ रहे थे, या आप रात को कहीं घर से बाहर निकलते हो तो आपको उनको बता के जाना पड़ता है वो रहते हैं बरेली में, आप कह रहे हो चाचा जी आज हम सोच रहे थे रात को पार्टी करने की जाने की, आपका क्या ख्याल है? आप नहीं पूछते। एंड दे डोंट इवन इन्फ्लुएंस इन योर डेली मैटर्स, येस और नो। एक आध ज़्यादा बहुत ही गुस्सू रिश्तेदार है तो अलग बात है, पर अदरवाइज वो इंटरफेयर नहीं करते। बट व्हेन इट कम्स टू अ जॉइंट फैमिली, जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, प्लीज टेल मी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सबकी सहमति बनती है या नहीं चीज़ों पर? घर में चिरांद होती है कि नहीं? अगर एक ताऊ जी ने मना कर दिया ये नहीं जाएगा तो फिर नहीं जाएगा, जे बाहर नहीं जाएगा। मतलब दैट इज हाउ इट वर्क्स। टेल मी यस और नो। अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, एवरीबॉडी रेडी? सुनना। आप पास हुए फाउंडेशन में, आपने मम्मी को कहा मम्मी 500 रुपए दे दो हमें पार्टी करनी है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। मम्मी ने कहा ले 500 रुपए चाह जा। आप गए बहुत स्मार्टली अपने सगे भाई की दुकान पर, आप खुशी से पहुंचे, भाई ने गले लगा लिया, कह रहे भाई बहुत बढ़िया तूने किया। बहन पहुंची, चालू एकदम बहन, भैया को गले लगाया, पीछे से चिप्स उठाए, कह रहे 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक। भैया ने कहा ले जा कोई बात नहीं। इसने कहा भैया मम्मी को मत बताना। भैया ने कहा ठीक है। भैया ने बहुत आराम से मुफ्त के सामान दे दिया। भैया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वो 500 रुपये बच गए और ये पार हो गया। कौन बेवकूफ बना? भैया तो है, भैया तो पास हाथ में है रिश्तेदार, मम्मी। शी इज द वन हु बिकेम अ फूल। बट नाउ लेट्स टॉक इट अनदर वे। सपोज करो आपका कोई HUF नहीं है, चाचा जी को आप दूर से जानते हुए नहीं हो, पापा ने मम्मी ने कह रखा है उनके घर जाने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी उनके यहाँ से जा रहे थे, उनकी दुकान है यही। चाचा जी ने कहा कि कैसा रहा बेटा रिजल्ट है? चाचा जी रोज पूछने बैठे, आपने भी एटीट्यूड से कहा पास हो गए, ठीक है। चाचा जी ने कहा ले ले सामान ले ले, कोई बात नहीं है। आपने सामान उठाया, आपने कहा चाचा जी का दिन मन बदल गया, देखो मम्मी गलत कहती थी। आपने सामान लिया, आप निकलने लगे, चाचा जी ने कहा बेटा पैसे हैं। और वो ले लेंगे। ये दूर दराज के रिश्तेदार फिर काम नहीं आवेंगे, उन्हें घर तो आना नहीं है मुंह दिखाने के लिए ना, वो तो वैसे ही दुखी हैं, आप पास हो गए। आप समझना, तो हमने 10 रिश्तेदार रख लिया अपने। सिंपल रिलेटिव 277 कौन कौन से हुए बेटा, फटाफट बताएं। एक और चीज, कई बच्चे इसमें ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ को भी घुसाना चाहते हैं। टैक्स में है, लॉ में नहीं है, मैं पहले ही अलर्ट कर रही हूँ। टैक्स में दादा दादी भी है, यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है, किसी भी एंगल पे आप नहीं किया है मैंने। आप देखो मैंने सन का भी सन इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज दादाजी इज नॉट इंक्लूडेड। बीच में मैंने बंदे को बिठाया ना इसके दादाजी और ना ये अगर किसी का दादाजी, तो वो इंक्लूडेड है रिश्तेदार, वहां पे रिश्तेदारी खत्म। आपको सिंपल तरीके से याद रहेगा 277, ठीक है। एंड कितने लोग हैं टोटल मिला के? 10। लास्ट वाला कौन सा है? HUF, तो उसके सारे मेंबर्स आपके रिलेटिव माने जाएंगे। मुझे आपको 2 बातें और क्लियर करनी है। डू यू अंडरस्टैंड स्टेप? No, step is not adopted. They are 2 separate words, right? You understand step? मुझे इनमें से बताना, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ आप में से समझ में आवे ना आवे। इनमें से स्टेप कौन कौन से लोग हो सकते हैं? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस।
स्टेप स्पाउस कोई चीज नहीं होती, ठीक है। हाँ, स्टेप सन, स्टेप डॉटर इन लॉ एंड स्टेप सन इन लॉ। हाँ जी, स्टेप सौतेला, second सौतेला in the sense not exactly say सौतेला, it's second marriage say and that should be a recognized marriage. How does marriage get recognized in India as the second marriage? No, पहले वाले के संग क्या होना चाहिए? Divorce, D square, divorce और death, ठीक है ना। either ways, अगर फर्स्ट पर्सन जिंदा है और डाइवोर्स भी नहीं हुआ है, प्लीज डोंट डू दिस नॉनसेंस, ठीक है। हाँ, एकदम हिल गया मेरा लैपटॉप। हाँ, डाइवोर्स अगर नहीं हुआ है तो फर्स्ट मैरिज रिमेन्स रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है। सो प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या हो गया यार, क्या हो गया, एकदम जिंदगी तबाह हो गई इसकी। हाँ, अबे यार झूल सा का ही रहा है। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। हाँ, कोई बात नहीं है। ऑलराइट, सो 10 लोग हमारे को कैटेगरी क्लियर है। एडॉप्टेड सिर्फ कौन होता है? चिल्ड्रन, सन और डॉटर। माँ बाप एडॉप्ट नहीं किए जा सकते, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो वो अपने जो है सो वही चल रहे हैं, ठीक है। डन विद दिस। सो स्टेप विल बी इंक्लूडेड, एडॉप्टेड विल बी इंक्लूडेड। अपने को ओके इन सब चीजों से, राइट। रिलेटिव की डेफिनेशन क्लियर हो गई, लिख लीजिए आप बनाना स्टार्ट करिए। रिलेटिव इंक्लूड्स, सेक्शन की हेडिंग डालिएगा 277, 277। कल का मेरा गुड मॉर्निंग, जो तुम गुड मॉर्निंग करते हो, कई लोग तो करते भी नहीं है, महिलाओं को देख के गुड मॉर्निंग कर देते हैं, ठीक है। वो मुझे कल की गुड मॉर्निंग किससे करेंगे? 277 से। हिंदी में बोलना जरा, 277, ठीक है। लिखना स्टार्ट करेंगे। रिलेटिव इंक्लूड्स, फर्स्ट फादर, नेक्स्ट मदर, नेक्स्ट ब्रदर, sister, spouse, next son, next daughter, next son-in-law, next daughter-in-law, last HUF, I'm sorry, all members of HUF if any, all members of HUF if any, ठीक है। नेक्स्ट नोट 1 लिखिएगा। एडॉप्टेड चिल्ड्रेन आर लीगल एंड कवर्ड हियर। Adopted children are legal and covered here. Covered Here. Next, note 2. Step relatives. Step relatives, if legal, are covered here. हाँ, यू कैन डू इट, ठीक है। 10 लोग क्लियर हो गए अपने को। सो वी हैव डन 3 डेफिनेशंस अगेन। वी हैव डन 251, 260 एंड 277, ठीक है। मैं आपके संग अगली डेफिनेशन, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, आई एम नॉट गोइंग टू कवर इट टुडे, आई एम गोइंग टू जस्ट कीप द बेस ऑफ द सेम। मैं सिर्फ बेस रखे दे रही हूँ आपके लिए, उसके बाद दैट विल बी डन। मैं आपको जो लास्ट नेल इन द कॉफिन इस पूरी सीरीज का करवाऊंगी, दैट इज 251, 277 वुड बी 276, एक पहला वाला सेक्शन, एंड दैट इज रिलेटेड पार्टी। वी डिड रिलेटिव एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू रिलेटेड पार्टी। मेरी बात सुनना, सुन लो और बनाना कल इसे आप, ठीक है। रिलेटेड पार्टी जो है उसमें आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कनेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस। रिलेटिव में मैंने क्या लिया था? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। रिलेटेड पार्टीज में मैं क्या लूंगी? जैसे एक कंपनी का दूसरी कंपनी के संग ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो रिलेटेड है या नहीं।
ये बात अपन करने वाले हैं रिलेटेड पार्टी में। तो पहले आप डिफरेंस समझना, वी हैव रिलेटिव एंड वी हैव रिलेटेड पार्टी। RELATED है तो ये आपका TE गया 276, TI था तो इट वेंट इन 277, सीक्वेंस में चल रहा है बिल्कुल ठीक है। आपने कहा मैम रिलेटिव तो समझ में आया, रिलेटेड पार्टी क्या चीज़ है, इसमें टाइम लगेगा पहले ही कह रही हूँ मैं, और अभी बनाएंगे भी नहीं। रिलेटेड पार्टी में बहुत सारे रिलेशन हम चेक करेंगे, सुनो। और आप कौन हो? आप कौन हो? आप तो सीए हो ना, अपने आप को मानते क्यों नहीं हो? आप सीए हो। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, वी हैड दिस टीचर एंड ही सेड दिस वंस एंड आई बिलीव इन इट थॉरोली। आप सीए उस दिन तो ही ना बन रहे हो जिस दिन वो डिग्री पहनाते हैं और आप काले लिबास में जाते हो। उस दिन तो ठप्पा लगा है, उस दिन नॉलेज नहीं आई है। नॉलेज कब आई? जब आप तैयारी कर रहे थे। तो अपने आप को सीए के माफिक समझो, एकदम ऐसे मत घुमा करो, एकदम ऐसे एकदम लिजड़ बिजड़ करे निकाल लगाए। तुम्हारी शक्ल देख के कोई नहीं कहेगा सीए है, ठीक है। और बात सुंदरता की नहीं है, बात स्मार्टनेस की है। सो कंसीडर योरसेल्फ सीए। जब पूछू कौन हो, क्या बोलोगे? सीए है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं मरना है, बट सीए हो, राइट। नाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आपको बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फिगर आउट करना है कि वो लोग आपस में रिलेटेड है या नहीं। बिकॉज इफ दे आर, देयर कैन बी चांसेस ऑफ फ्रॉड। प्लीज अंडरस्टैंड, आप बहुत आसानी से फेमिलियरिटी में बहुत आसानी से फ्रॉड कर सकते हो। सो दोज पार्टीज, दोज ऑर्गेनाइजेशंस, दोज कंपनीज विल बी चेक्ड, दे विल बी डबल चेक्ड। जो आउटसाइडर है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए इतनी परेशानी हमारे लिए नहीं है। आप फ्रॉड किनके संग मिलकर करते हो? आप एक बात बताना, आप अक्सर जब झूठ बोल के घर से निकला करते थे या निकलते हो? सपोज करो कल की आपने कह दी कि कल मैम की क्लास लंबी है, कल मैम कह रही हैं सुबह से शाम तक पढ़ाएंगी, पता नहीं क्यों कह रही हैं, शायद जल्दी सिलेबस कराना होगा मैम को, है ना। ओवर एक्टिंग देखो आदमी के, कह रहे कल क्या है ना। आप समझना वहां पे आप फेमिलियरिटी है आपकी मेरे संग। सो यू माइट टेक दैट काइंड ऑफ लीवरेज कि यार मैम थोड़ा संभाल लेना, जबकि मैं संभालूंगी नहीं। आप अपने दोस्तों के संग ये काम करते हो, भाई फोन आए घर पे, कह दियो यही हूं, 10 दोस्तों ने कह दी यही है। द पॉइंट इज यू कैन डू दैट विद दैट काइंड ऑफ पर्सन ओनली। आप कल किसी को कोचिंग में मिले हो यहाँ पे, वो आपको एक कोचिंग के बारे में नहीं बताएगा, वो अपना रजिस्टर नहीं देगा, वो आपके लिए झूठ क्या बोलेगा? आप लॉजिक समझ गए मेरी बात का? वी आर फिगरिंग आउट दैट काइंड ऑफ फ्रॉड। और अभी मैं आपको विद एग्जांपल दूंगी। पहले कंपनी के मेन लोग उठा लो। कंपनी में मेन कौन है? मैंने, अबे पढ़ क्या रहे हो यार, सुन तो लो। अरे मैम आपने लिखा है KMP डायरेक्टर रिलेटिव। KMP हम आप समझ गए। नाउ व्हेन आई यूज द वर्ड कैन यू फिगर आउट 6 पीपल इन योर माइंड? हमने कहा KMP मेन लोग हो गए। मैंने सेकंड कैटेगरी लिखी है डायरेक्टर। व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय डायरेक्टर? पार्ट टाइम वाले, होल टाइम वाले तो KMP में कवर हो गई। कुछ कंपनीज में लोग कहलाते हैं, कुछ मेन हेड्स लाइक मैनेजर, क्या कहलाते हैं आपके? मैनेजर। तो वो मैनेजर भी इसमें कवर हो जाएंगे। सो समबडी कैन राइट KMP और मैनेजर ऑल्सो। एंड थर्ड मैंने इंक्लूड करा रिलेटिव। किसके? गुड। I am talking about the relatives of the KMP and director. So when I write this, you need to understand दो कैटेगरी मेन हो गई कंपनी के अंदर जो बैठे हैं, वो कौन है? KMP और डायरेक्टर। रिलेटिव जो है उस कंपनी में जरूरी नहीं है, दे आर जस्ट रिलेटिव। और मैं विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में बैठाना स्टार्ट करूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपको अभी ऐसा लग रहा है कि अच्छा क्लास में डाउट शायद नहीं पूछना चाहिए, इस टॉपिक में भर के पूछ लेना, अपने आप को तसल्ली में ले आना। बिकॉज इन टॉपिक्स पे आपके मन में बहुत सवाल आ सकते हैं और आप मुझसे पूछते चले जाना। एवरीबडी ओके? मैं आपको एक और मस्त बात बता दूं, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट ऑलमोस्ट एन आवर और मे बी मोर देन दैट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नोबडी एल्स डज दैट मच इन डिटेल। क्यों? आई एम वेटिंग, ये आएगा, ये किसी दिन फंसेगा क्वेश्चन और ये धुआंधार क्वेश्चन इस पे बना लेंगे और उस दिन मेरे बच्चों को इस पे आना चाहिए। कोई मन में सवाल आए पूछते चलना। रेडी एवरीबॉडी? हमने कहा KMP ले लेते हैं कंपनी में। आज हम कंपनी में KMP लेते हैं। हमारे पास
कौन बनना चाहता है मेरी कंपनी में? हाथ उठाओ, कोई तो होगा। इज्जत ले लो ना। हाँ, मैं इज्जत देना चाहती हूँ आपको। कौन है? ठीक है, ठहरो, किसको इज्जत चाहिए? इज्जत, नए बच्चों को इज्जत दो सृष्टि, तुम तो बन चुके, तुम तो मेरी क्लास के हो। हाँ, कौन बनना चाहता है? हाँ भाई साहब, आप बनना चाहते हो, बन जाओ ना। हाँ, कौन हो आप? मिस्टर कुशाग्र? सी आई रिमेंबर, मिस्टर कुशाग्र एक कंपनी में डायरेक्टर है। कंपनी का नाम है, सिंपल वही नाम रख लेते हैं, जूता लिमिटेड। ऑब्जेक्ट नाम में छुपा हुआ है, ठीक है। इनका क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्वियसली क्या बना रहे हैं? शूज बना रहे हैं, राइट। और ये तुम ऐसे नाम पे मत जाओ यार, फॉरेन में बेचते हैं, फ्रांस की दीदियां आती हैं पहनने के लिए। ओके, ये इस कंपनी में डायरेक्टर है, ठीक है। इनके एक सगे भाई हैं जो कुछ नहीं करते हैं, हाथ उठाएं। ये कुछ नहीं करते हैं, नाम बेटा बताओ। शौर्य का नाम शौर्य है, पर ये कुछ नहीं करते हैं और ये इनके रिश्तेदार हैं, ये इनके सगे भाई हैं। आर यू ओके विद दिस डेफिनेशन नाउ? रिलेटिव है या नहीं है? लॉ के हिसाब से बताना, रिलेटिव है या नहीं है। इनके एक दूर के चाचा जी भी हैं। चाचा जी तुषार, हाथ उठाएं। तुषार चाचा जी हैं और इनकी कोई आपस में पटती नहीं है। एकदम गंदी नजर से देखियो बेटा चाचा जी को। हाँ, दूर बैठे हैं, कह रहा है मैं तो जानता ही नहीं हूँ चाचा जी कौन है, ठीक है। चाचा जी एकदम गुस्से में देखो, चाचा जी है। क्या ये रिलेटिव है? क्या ये रिलेटिव है? इनको हटा देते हैं, फिर हटा ही दिया, ठीक है। सिर्फ किसको ले लिया? भाई को। इन्होंने कहा भाई से यार तू कुछ काम वाम कर ले यार, क्यों नहीं कर रहा है तू? तो भाई ने क्या करा, एक पार्टनरशिप फर्म के संग रिश्ता जोड़ा। पार्टनरशिप फर्म के संग रिश्ता जोड़ा और इन्हें मिल गए एक जगह चलते हुए सड़क पे संकल्प। संकल्प बहुत शिद्दत वाले आदमी है, इन्होंने संकल्प ले रखा है कि मैं जूते के सोल बनाऊंगा। इनकी कंपनी का नाम है, फर्म का नाम है सोल एंड कंपनी। SOUL वाला नहीं है, SOLE वाला है। संकल्प वैसे भी पार्टनरशिप फर्म में और लोग ढूंढ रहे थे। संकल्प विख्यात के संग काम करते थे, दोनों डेडिकेटेडली काम करते थे। इनके संग शौर्य जुड़ गए, शौर्य आ गए इस फर्म में और इन्हें बाकायदा एज पार्टनर ले लिया गया है। ही इज द पार्टनर ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म। अब आप समझना, आप CEO, आप बाहर से बैठो, ये पार्टनरशिप फर्म इनको, इस कंपनी को, जूता लिमिटेड को सोल प्रोवाइड करती है, ठीक है। जूता लिमिटेड में एक जना बैठा हुआ है डायरेक्टर बनके, जो कौन है? मिस्टर कुशाग्र। हमने कहा मिस्टर कुशाग्र इस कंपनी में डायरेक्टर है और इनके एक रिलेटिव है, भाई सगे, जो इस पार्टनरशिप फर्म में क्या है? मुझे बताना, ये जो पार्टनरशिप फर्म है और ये जो कंपनी है, कंपनी, क्योंकि अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? लोगों की नहीं, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? ऑर्गेनाइजेशंस की। क्या ये कंपनी और पार्टनरशिप फर्म रिलेटेड माने जाने चाहिए? रिलेटेड। सोच के देखिए, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आप अभी समझोगे। आप CA हो और आप इन्हें फॉलो कर रहे थे। रात को शौर्य अपने कंपनी से, अपने फर्म से, और कुशाग्र अपनी कंपनी से रात को एक ही कैब करके घर वापस जाते हैं। कह रहा है मम्मी ने राजमा चावल बनाए। कह रहे अच्छा भाई। इन्होंने कहा, कुशाग्र ने, कि शौर्य तू अपने आके जो सोल मुझे देगा कितने में बिकवा लेगा अगर मैं तेरे पार्टनर्स को थोड़े पैसे खिला दूं? इन्होंने कहा मैं 100 रुपए पर पीस तेरे को बिकवा दूंगा, ठीक है। एक काम करते हैं, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कंपनी में इसको हम दिखाएंगे 200 रुपए पर पीस का। हम परचेज महंगी दिखाएंगे। जो 100 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, 20 तू रख भाई, या 40 तू रख भाई, 40 मैं रखता हूं भाई, 10-10 विख्याता संकल्प को दे देंगे। उनका क्या जा रहा है? बिल काटने में। अब समझना पूरा ट्रांजैक्शन कैसे घूमा, बहुत टेक्निकल बात बता रही हूं। इन दोनों भाइयों ने मिलके जब फर्म और कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ तो सोल था कितने का, और इन्होंने इसे दिखाया कितने का। संकल्प और जो विख्यात इनके कुछ नहीं लगते थे, उनको कितने कितने रुपए दिए? 10-10, 40-40 इन्होंने बांटे। कंपनी से लिए कितने? 200, और इन्हें पड़ा एक्चुअल में कितने का? 100। आप मुझे बताना, कंपनी को सीधे सीधे इन्होंने कितने का चूना लगाया पर पीस? 100। कंपनी के लिए परचेज महंगी हुई, कंपनी की सेल ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में
प्रॉफिट्स इफेक्ट हुए, शेयर होल्डर्स बेवकूफ बने। मुझे बताइएगा ये इतनी आसानी से ये 100 का 200 कैसे कर ले गए? क्योंकि ये रिलेटेड थे। अगर यही उधर शौर्य की जगह चाचा जी बैठे होते, तुषार चाचा जी, जो कतई पसंद नहीं करते हैं, क्या वो ऐसा करने देते? वो जाके उल्टा कंपनी में और बकाते, कह रहे देखो तुम्हारे यहाँ ये हो रहा है। ये काम ये इतनी आसानी से जो मैंने आपको फ्रॉड बताया हो गया रात को ओला कैब में बैठ के, कैसे हुआ? बिकॉज द रिलेटिव्स वर इन्वॉल्व। नाउ लुक एट दिस पिक्चर अगेन, जो मैंने आपको एक टॉपिक सिर्फ कराया है। आप मेन कंपनी में कौन हो? हमने किन लोगों को पकड़ देखने के लिए? आप या तो केएमपी हो या उनके कंपनी में डायरेक्टर है। इनके दोनों के या तो ये खुद या इनके रिलेटिव्स, ठीक है? ये खुद भी हो सकते हैं बेटा, याद रखना, खुद भी हो सकते हैं। ये तीनों में से कोई या तो ये या ये पार्टनर है। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है? पार्टनर। मैंने इन्हें एम्प्लॉय नहीं बनाया। एक और एग्जांपल लेते हैं, रेडी हो? फर्स्ट वाला एग्जांपल कितनों को नहीं समझ आया? दो भाई हैं, कौन कौन? शौर्य और कुशाग्र। कुशाग्र कंपनी में क्या है और उधर क्या है? दूसरे भाई साहब एक गए पार्टनर। दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, क्या फ्रॉड होने के चांसेस है? दोनों को हम क्या मान लें? दोनों, ये दोनों भाई क्या है? रिलेटिव। और इनके जो ट्रांजैक्शन हुए वो क्या मानेगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। क्लियर है? एक एग्जांपल और करें, रेडी? इस कंपनी में, मेन कंपनी में समर्थ केएमपी है। समर्थ, अगर मैं आपको कह रही हूं आप केएमपी हो, तो प्लीज टेल मी आप कौन सी 6 कैटेगरी में से आते हो? सी क्यूब में हो, अब सीईओ, ठीक है, डन। इन्होंने सीईओ बोला। ये खुद इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। क्या ये भी आसानी से फ्रॉड कर सकते हैं? यस। क्या इन्हें भी रिलेटेड पार्टी माना जाएगा? यस। तो यानी या तो केएमपी इसमें केएमपी हो और इसमें पार्टनर हो, कोई डायरेक्टर इसमें डायरेक्टर हो या फिर पार्टनर हो, या इन दोनों का कोई रिलेटिव हो जो कंपनी में भले ही कुछ ना हो, पार्टनरशिप फर्म में क्या हो? पार्टनर। दिया समझा? अब अगला एग्जांपल लेते हैं। आइशना इस कंपनी में सीए है, ठीक है, और इस फर्म में पार्टनर है। क्या मैं इन्हें रिलेटिव मानूंगी? क्यों? केएमपी की डेफिनेशन में नहीं आता। पर अगर मैं आपसे कहूं इफ्रा इस कंपनी में सीएस है और इनसाइड द पार्ट ऑफ द सेम माना जाएगा। एवरीबडी ओके? अगला एक एग्जांपल और ले लें। प्रिया इस कंपनी में सीएफओ है। अरे ठहर तो जाओ यार, कंप्लीट तो करने दो। और इनकी रियल सिस्टर इस पार्टनरशिप फर्म में एम्प्लॉय है बस। नहीं, क्यों? सॉर्टेड है? मैंने आपको अभी सिर्फ यही कराया, आप अभी इससे ज्यादा नहीं कर रहे हो। ये डायग्राम अभी बढ़ा जाएगा काफी, ठीक है? ये हम कंटिन्यू करेंगे कल, ये डिटेल जाएगा। जिसको ये आया, चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर 1 में फिर चिल्लर टॉपिक बचते हैं, ये टॉपिक कल मेन चलेगा हमारा, ठीक है? आप क्या रिवाइज करके आओगे? सब कुछ स्मार्ट, सब कुछ 2 दिन का। सॉर्टेड है? ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।